के साथ साथ डॉक्टर साहब आमिर साहब के अपने वालिद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद तोसीन साहब की किताबों को मज़ीद बेहतर अंदाज से सामने लाने के लिए कोशां है। अभी गुज़श्ता साल ये बहुत बेहतरीन अंदाज से एक ज़ख़ीम किताब को डॉक्टर साहब ने तखरीज के साथ मज़ीद तहक़ीक़ करवा। और शुक्रिया इस बात का भी कि आपने मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी फ़िक्र को आपने पढ़ा भी, और आज इस पर आपने गुफ्तगू के लिए मुझे मौका इनायत किया है। सच बात तो यह है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने वालिद साहब की इल्मी फ़िक्र के हवाले से कोई कलाम कर सकूँ, कोई उनके बारे में कोई तज़्ज़िया या तबसरा कर सकूँ। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि पहले हमें थोड़ा सा वालिद साहब का थोड़ा सा ये बताना कि उनकी विलादत कहाँ हुई, किस सन में हुई, फिर उसके बाद वो तालीम हासिल करने के लिए अपने इलाके में उन्होंने तालीम हासिल की, कहीं हिजरत करके गए, थोड़ा सा ये बात। यानी उस वक्त तो हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, उस वक्त तो पूरी पट्टी बिल्कुल, एक थी। बिल्कुल पे एक ही यानी वहाँ पर यूँ कहेंगे अमरोहा गए, वो अमरोहा वो गए नहीं, लेकिन हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनके सामने तो ये कन्फ्यूजन ना होना कि पाकिस्तान के क़याम से भाई पहले की बात है, 1920 अल्लामा साहब की पैदाइश। तो कराची में यहाँ पर आकर फिर वो आबाद हो गए और यहाँ पर उनकी फिर मुख्तलिफ़ इदारों में उनकी खिदमत रहीं। वहाँ पे बतौर लाइब्रेरियन के खिदमत अंजाम दी और ग़ालिबन कोई 1 साल के लगभग उन्होंने वहाँ पे काम किया। फिर इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी जो इस्लामाबाद का एक इदारा कायम हुआ था, उसमें भी बहैसियत रीडर रिसर्चर के तौर पे उन्होंने वहाँ पर भी कुछ अरसा खिदमत अंजाम दी। वालिद साहब तो हर वक्त किताबों के दरमियान ही हैं, इधर कमरे से उठे उधर लाइब्रेरी में चले गए, उधर लाइब्रेरी से आए तो इधर कमरे में आ गए। तो हमने तो हर वक्त उनके हाथ में कोई ना कोई किताब ही देखी है। वो सारी चीज़ें तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने वालिद साहब की हालात ज़िंदगी पर कुछ मज़ामीन अहले इल्म से लिखवाने शुरू किए, उनसे जमा करना शुरू किया, तो उन्होंने फिर बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं। सलाम और आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की आप सब पर सलामती हो, शोलोम नबो बुदाए। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर आलिम दीन, दानिश्वर, मज़हबी मुफ़क्किर, माहिर इक़्तिसादियात जनाब अल्लामा मोहम्मद तोसीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की यौम वफ़ात के हवाले से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तालिब इल्म ने जब थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया और दीन को बतौर निज़ाम और उस तरह से चीज़ों पे जब हमें दिलचस्पी हुई, तो उस दौर में हमने जिन अहबाब को, जिन अहले इल्म को पढ़ा, उनमें से एक नुमाया नाम अल्लामा तोसीन साहब थे। और मईशत पे उनकी 1-2 किताबें हमें देखने का, फिर उसको पढ़ने का मौका मिला। बहुत आज से पुरानी बात है, आज से कोई 10-12 साल पहले या उससे पहले। तो उस वक़्त से जहन में एक नक्श था कि भाई ये बहुत बड़े रिवायती मदरसे के पढ़े हुए लेकिन जदीद माशियात और उन निज़ामों पर एक माहिराना राय रखने वाले एक आलिम दीन हैं, लेकिन मालूम नहीं ये बंदा मौजूद है कहाँ है, यानी उस तरह का सिर्फ उनके इल्मी फ़िक्री कुछ चीज़ें पढ़ के। तो फिर देखें दुनिया बहुत छोटी है, तो एक इस्लामाबाद में हम किसी प्रोग्राम में गए, तो वहाँ पर हमारा जो तारुफ़ हुआ एक नौजवान मुहक्किक उस दौर में डॉक्टर आमिर तोसीन साहब के साथ। तो वो मैंने कहा तोसीन नाम तो भाई ये तो पढ़ा सुना हुआ नाम है, तो ये किधर से? तो पता लगा कि वो डॉक्टर साहब हमारे अल्लामा तोसीन साहब के फ़र्जंद अर्जुमन है। तो उस वक़्त से डॉक्टर साहब से बहुत मोहब्बत का, अक़ीदत का, इल्म का रिश्ता है। तो मैंने दरख्वास्त की कि भाई अभी वालिद साहब की, अल्लामा तोसीन साहब की यौम वफ़ात है, तो इस हवाले से हम वालिद साहब की, अल्लामा साहब की यादों पर मुश्तमिल आपके साथ में एक प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कबाल मेहरबानी फरमाते हुए टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब सिर्फ फ़र्जन होने की हैसियत से उनकी फ़जीलत हमारे नज़र में नहीं है, वो भी एक निस्बत है, लेकिन ख़ुद डॉक्टर आमिर तोसीन साहब जो है वो एक मुमताज़ मुहक्किक, तक़ाबुल अदियान के माहिर, तालीमी मुंतज़िम, पॉलिसी साज और सीनियर मजहबी मीडिया एक्सपर्ट हैं। आपको कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तहक़ीक़, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, दीनी तालीम में इस्लाहात, समाजी व सक़ाफ़ती मुतालियात और अमन व इंसाफ के मौज़ूआत पर 3 दहाइयों के करीब इल्मी व अमली तजुर्बा हासिल है। डॉक्टर आमिर तोसीन साहब 30 से ज़ायद तहक़ीक़ी मक़ालात के मुसन्निफ़ हैं और सीरत नबवी पर तहक़ीक़ी ख़िदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ़ अदवार में 8 मरतबा सदारती, कौमी व बैनुल-अक़वामी एवार्ड से नवाजे जा चुके हैं।
मेरे मेहमान मोहतरम डॉक्टर साहब हुकूमत पाकिस्तान में वज़ारत मजहबी उमूर व मज़ाहिब हम आहंगी, वज़ारत वफाकी तालीम के तहत में कौमी रहमतुल लिल आलमीन अथार्टी में बतौर मीडिया मेंबर, और वज़ारत मजहबी उमूर का इदारा जो बहुत मशहूर था मुशर्रफ दौर में, पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड के उस वक़्त के चेयरमैन। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन और हमदर्द शूरा फाउंडेशन के रुकन भी हैं, और इस समेत मुतअद्दिद अहम ओहदों पर आप खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं, और बहुत से ओहदों पर इस वक्त भी डॉक्टर साहब अपने खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मीडिया के शोबे में भी डॉक्टर आमिर तासीन साहब एक नुमाया नाम हैं, और जियो, ARY, एक्सप्रेस, QTV और PTV समेत बड़े कौमी चैनल्स पर बतौर रिसर्च राइटर, मजहबी कंटेंट डेवलपर और प्रोग्राम होस्ट खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब मजलिस इल्मी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और जामियात में MPhil और PhD सतह पर तहक़ीक़ की निगरानी और जांच के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आमिर साहब के अपने वालिद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद तासीन साहब की किताबों को मज़ीद बेहतर अंदाज से सामने लाने के लिए कोशां है। अभी गुज़श्ता साल ये बहुत बेहतरीन अंदाज से एक ज़ख़ीम किताब को डॉक्टर साहब ने तख़रीज के साथ मज़ीद तहक़ीक़ करवा के ये किताब शाये की है, और मेरे ख़्याल से अल्लामा तासीन साहब के 400 से ज़ायद गैर मतबूआ मज़ामीन और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनके काम अभी भी मौजूद हैं। तो हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब उन कामों को भी हम जैसे तालिब इल्म के सामने लाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मैंने थोड़ा सा लंबा आपके और हमारे सुनने वालों के दरमियान में हाइल रहा, तो मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दो वजह से आपकी निस्बत, एक तो आप उनके फ़र्जन हैं और दूसरा आप उनके इल्म और फ़िक्र के अमीन भी हैं, और उसको की मज़ीद नशर इशाअत के लिए कोशां भी हैं, और ग़ालिबन उन्हीं के कायम करदा जो इदारा था मजलिस इल्मी फ़ाउंडेशन, उस पर हम आगे आपसे पूछेंगे भी, आप उसको भी बहुत बाहसन तरीक़े से चला रहे हैं और कराची शहर में वो इदारा कायम है। तो आज मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम वालिद साहब के हवाले से, एक तो आप बतौर फ़र्जन कुछ यादें, कुछ वालिद साहब जब की तालीम, तरबियत, फ़िक्री तश्कील में क्या अनासिर थे, ये चीज़ें, फिर हम कुछ उनके फ़िक्र पे थोड़ी सी बात करें। लेकिन हो सकता हमारा प्रोग्राम आज लंबा हो जाए, तो अगर फ़िक्र पे तफसील से ना हो सके तो हम किसी वक्त उनके फ़िक्र पे भी आपसे तफसील से टाइम लेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपने मेरे बारे में इतनी लंबी चौड़ी जो तफसीलात बयान की हैं, ये तो लगता है आपने पूरी किताब ही लिख डाली है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और शुक्रिया इस बात का भी कि आपने मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी फ़िक्र को आपने पढ़ा भी, और आज इस पर आपने गुफ्तगू के लिए मुझे मौका इनायत किया है। सच बात तो यह है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने वालिद साहब की इल्मी फ़िक्र के हवाले से कोई कलाम कर सकूँ, कोई उनके बारे में कोई तज़्ज़िया या तबसरा कर सकूँ। ज़ाहिर है कि मेरी जो अपनी इल्मी हैसियत है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो अपनी कम मायगी इल्म की बुनियाद पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि मौलाना तासीन साहब की जो फ़िक्र थी बुनियादी तौर पर, ख़ुसूसन मईशत के हवाले से, तो उस पर मैं शायद कोई हक़ अदा ना कर सकूं, लेकिन जितना कुछ भी मेरे इल्म में है और जो मैं बयान कर सका वो ज़रूर आपकी खिदमत में और देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में भी पेश करूँगा। नहीं सर, तो आपकी आजिज़ी का इंकिसार है। बाकी ज़ाहिर बात है जितना काम उनका है उस पर तो PhD और MPhil के थेसिस लिखे जा रहे हैं, और आइंदा जैसे जैसे लोग मुतारिफ़ होते जाएंगे तो काम होगा। चंद मेरे ख़्याल से किताबें, ये एक तो ये इस्लामी इक़्तिसाद के चंद मख्फ़ी गोशे, ये किताब ज़ख़ीम छपी हुई है, और मुराबिहा मुअज्जला की तमवीली हैसियत एक बहस, ये रशात क़लम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद बालाकोटी उस्ताज़ और मुशरिफ़ तख़स्सुस फ़िक़्ह, ये उनकी है, लेकिन मजलिस इल्मी से छपी हुई है। नहीं, मजलिस इल्मी से नहीं छपी, लेकिन ये है कि मौलाना की जो एक किताब थी मुतबादिल सूदी निज़ाम, ये उस पर एक तफसीली तौर पर जामे अंदाज में तबसरा गुड। और इसी तरह इस्लाम की आदिलाना इक़्तिसादी तालीमात कुरान और हदीस की रोशनी में, और ये मजलिस इल्मी फ़ाउंडेशन से पुरानी छपी हुई, अब तो पता नहीं आपसे पूछेंगे मिलती है नहीं। और जो इस्लामाबाद से फ़िक्र और नज़र का रिसाला निकलता तो उसमें भी डॉक्टर अल्लामा साहब की जो मज़ामीन थे उनमें से एक हमारे सामने मौजूद है, कुरान मजीद इस्लामी फ़िक्र का बुनियादी सरचश्मा, रशीद अहमद जालंधरी का है, लेकिन इसके अंदर जो तरतीब उन्होंने दी इसको, ठीक है।
सीरत रसूल और माशी मसावात इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ज़ैली इदारे से छपी हुई है, क्या नाम है उसका, दावा अकेडमी। दावा अकेडमी। और ये सीरत रसूल का सिया, ये तो चंद वो है, बाकी जो गैर मतबूआ मेरे ख्याल 400 से ज़ायद जी उनकी रेडियो की तकारीर हैं, और इसके अलावा भी और भी कई ऐसे मज़ामीन हैं जो गैर मतबूआ हैं, और उनको भी इंशाअल्लाह मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो हम आपसे, हमारे यहाँ चूँकि इस तरह के जो उलमा होते हैं जो किसी बड़ी तंजीम, जमात, गिरोह के साथ मुकम्मल वाबस्ता रहकर नहीं रहते और अपने आज़ादाना तहक़ीक़ की बुनियाद पे कुछ काम करते हैं, तो हमारे माशरे में उन लोगों को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम के अंदर उनकी इतनी मकबूलियत नहीं होती, या लोग उनको इतना आगे नहीं जानते नहीं है। हमारे यहाँ तो मीडिया की चकाचौंध या कोई आपके पीछे पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही हो। तो ये जो आपके वालिद साहब और इस तरह के जो बोरिया, क्या कहते हैं, फ़कीर बोरिया नशीन जैसे स्कॉलर्स है, तो उनकी फिर आम ज़्यादा लोगों में वो मुतारिफ नहीं होते। ठीक है, सही अपने वसाइल की वजह से, और उनके अंदर ये बात होती भी नहीं कि हमारी कोई पज़ीराई हो। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि पहले हमें थोड़ा सा वालिद साहब का थोड़ा सा ये बताएं ना कि उनकी विलादत कहाँ हुई, किस सन में हुई, फिर उसके बाद वो तालीम हासिल करने के लिए अपने इलाके में उन्होंने तालीम हासिल की, कहीं हिजरत करके गए, थोड़ा सा ये बताएं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं, आपकी यादें हैं। जी हाँ, मेरे वालिद साहब जो थे वो हरिपुर में एक गांव है, उसका नाम था दरगढ़ी, और ये तरबेला डैम की जो झील है उसमें बहुत सारे चूँकि गांव आ गए थे, तो उसी में ये एक गांव था दरगढ़ी के नाम से। सही। इब्तिदाई जो तालीम थी प्राइमरी सतह तक, ज़ाहिर है कि उस ज़माने में इतना ही मुमकिन था, तो गांव में भी हासिल की। फिर हरिपुर शहर था, वहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी तालीम हासिल की। हसन इब्दाल जो हरिपुर से कुछ मुसाफत पर है, 1 घंटे की मुसाफत पर है, वहाँ पर फिर कुछ इब्तिदाई तालीम वहाँ पर भी कुछ हासिल की। मतलब प्राइमरी और मिडल तक की जितनी तालीम थी वो अपने उसी इलाके में उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्हें शायद किसी ने मशवरा दिया होगा, ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मेरे इल्म में नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं सब बहन भाइयों में सबसे छोटा था, और बहुत सारी चीज़ें हमने उस ज़माने में वालिद साहब से भी ज़्यादा मालूमात नहीं की। लेकिन जितनी वालिद साहब ने हमें बातें बताई हैं वो ये है कि वो फिर हिंदुस्तान चले गए थे। अच्छा। और हिंदुस्तान में वहाँ पर अमरोहा के इलाके में गए, और वहाँ पर एक दीनी मदरसे में, यार उस वक्त तो हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, उस वक्त पूरी जी बिल्कुल बिल्कुल पे एक ही बात वहाँ पर यूँ कहेंगे अमरोहा गए, अमरोहा वो गए नहीं, लेकिन हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनके सामने तो मारूफ यही है पाकिस्तान के क़याम से भाई पहले की बात है। जी पहले की बात है, अल्लामा साहब की पैदाइश, उनकी 1920 पैदाइश, अल्लामा साहब पैदा हो, तो वो यहाँ से तालीम हासिल करने हिंदुस्तान चले गए। वहाँ पे जामिया इस्लामिया अमरोहा में उन्होंने दाखिला लिया, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा, और फिर पढ़ने के बाद 4 साल वहाँ पे उन्होंने तिरमिज़ी शरीफ की तदरीस भी की। और ये ज़ाहिर है कि हदीस की बड़ी अहम किताब है, सब जानते हैं, और वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी। और पढ़ाने के साथ साथ फिर उनका एक जो फ़िक्री एक मिजाज जो पैदा हुआ वो यही था कि वो चाहते थे कि मुख्तलिफ़ और भी कुछ ऐसी ख़ारजी मुताला किया जाए किताबों का, खुसूसन जो माशियात के मौजू पर हैं या फ़लसफ़े के मौजू पर हैं, ये इस तरह के और जो तक़ाबुल दियान के मज़ाहिब हैं, ये उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये हमें बताया करते थे, तो कहते थे कि मदरसे की तालीम के साथ साथ फिर मेरी कोशिश होती थी कि मैं फिर ऐसे इदारों में जाऊँ, ऐसी शख्सियात से मुलाकात करूँ जहाँ पर मुझे कुछ नया सीखने को मिल सके। तो बहरहाल ये सिलसिला उनका चलता रहा, और इस दौरान ये था कि वो जब पार्टीशन का मसला हो गया था और पाकिस्तान बनने के से पहले ही फिर वो पाकिस्तान यहाँ पर आ गए थे, अपने गांव में ही, गांव में वापस आए। तो उसके बाद फिर वो कराची तशरीफ़ ले आए। कराची चूँकि उस ज़माने में एक बड़ा हब था, और उस ज़माने में लोग अक्सर मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए या रोज़गार के हवाले से भी कराची का रुख करते थे। तो कराची में यहाँ पर आकर फिर वो आबाद हो गए, और यहाँ पर उनकी फिर मुख्तलिफ़ इदारों में उनकी खिदमत रहीं। तो ये आप लोगों का जो अल्लामा बनूरी साहब के ख़ानदान, इससे फिर क्या ताल्लुक़ है? ये तो बहुत बात की बात है। असल में तो एक तो ये था कि मौलाना वालिद साहब जो थे वो जब कराची आए तो यहाँ पर एक रिबातुल उलूम के नाम से एक लाइब्रेरी थी। अच्छा। ये बहादराबाद के इलाके में। अब आजकल तो गालिबन आलमगीर फाउंडेशन वालों के साथ मुंसलिक है ये। वहाँ पे बतौर लाइब्रेरियन के खिदमत अंजाम दी, और गालिबन कोई 1 साल के लगभग उन्होंने वहाँ पे काम किया। फिर इदारा तहकीकात इस्लामी जो इस्लामाबाद का एक इदारा कायम हुआ था, उसमें भी बहैसियत रीडर
रिसर्चर के तौर पे उन्होंने वहाँ पर भी कुछ अरसा खिदमत अंजाम दी। इस्लामाबाद में ही? नहीं, कराची में। कराची में था उस वक्त कराची में था वो, पर बाद में ये इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया था। और फिर इसके अलावा फिर ये टंडोर अयार में एक मदरसा था बहुत बड़ा, और जहाँ पर मौलाना बिनोरी साहब पढ़ाते थे। अच्छा। तो वहाँ पर भी उनका जाना हुआ, और वहाँ पर मौलाना बिनोरी साहब के साथ उनकी एक अकीदत, वाबस्तगी और इल्मी एक तारुफ जो है उनके साथ हो गया था। ये सिलसिला बहरहाल चलता रहा, और फिर उसके बाद मौलाना बिनोरी साहब के साथ उनका एक अकीदत, उनका एक ताल्लुक़, ये चीज़ें उनकी चलती रही। उसके बाद हुआ ये कि गालिबन 1950 की बात है, सबसे पहले जो है दारुल उलूम नानकवाड़ा, जो मुफ्ती हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक इदारा था। अच्छा। उसमें वालिद साहब ने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया बहैसियत उस्ताद कराची में। ये रंचो लैंड के करीब एक इलाका है, नानकवाड़ा के करीब। नानकवाड़ा ही उस इलाके का नाम है। तो दारुल उलूम कराची जो है बुनियादी तौर पर वहीं से उसकी इब्तिदा है। अभी भी उसकी एक असल जगह मौजूद है, और वो इदारा वहाँ पर भी काम कर रहा है। ये सिलसिला वहाँ पर भी कुछ रहा, और फिर वहाँ पर हमारे वालिद साहब तिरमिज़ी भी पढ़ाते रहे, और भी दीगर कुछ किताबें पढ़ाते रहे। और उसके बाद जब जामे उलूम इस्लामिया बिनोरी टाउन, जो अल्लामा यूसुफ बिनोरी साहब का मदरसा था, ये जब कायम हुआ, तो फिर मौलाना बिनोरी साहब ने यहाँ पर उनको दावत दी कि आप यहाँ पर भी आके पढ़ाएं। तो उन्होंने फिर वहाँ पर भी पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पर आपके शायद इल्म में होगा कि वो इदारा जो था, तालीमी इदारा, तखस्सुस से शुरू हुआ था। अच्छा, नहीं, हमें नहीं पता। यहाँ में एक रिवायती मदरसा जिस तरह उमूमन होते हैं उस तरह से नहीं था, और मौलाना बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह का ये ख्वाब था कि हम तखस्सुस से इस चीज़ को शुरू करें, यानी वो तलबा जो मदारिस से फ़ारिग़ व तहसील हो जाते हैं, उनकी यहाँ पर इल्मी और फ़िक्री तौर पर जो है एक तरबियत का इंतज़ाम होना चाहिए। तो हमारे वालिद साहब उस ज़माने में मुक़द्दमा इब्न खुलदून किताब पढ़ाते थे, और यहाँ से उनकी एक इब्तिदा शुरू हुई। नहीं तो बनोरी फैमिली से जो ताल्लुक़, वो फिर बहुत बाद में हुआ, वो तो फिर बहुत बाद में जाके वो फिर एक पूरा वाक़या मैंने उनकी हालात ज़िंदगी पे लिखा है कि काफ़ी अरसे के बाद फिर ये मौलाना बिनोरी साहब की फिर ख्वाहिश पैदा हुई, और फिर ये रिश्ता जो है एक और आलिम दीन के ज़रिए से उनसे पूछा गया वालिद साहब से कि मौलाना बिनोरी साहब की ख्वाहिश है कि वो अपनी एक साहबजादी जो है वो आपके निकाह में देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रजामंद है या नहीं? तो फिर वो दामाद बने, बाद में फिर दामाद बने। ठीक। अच्छा, ये जो आपने बताया ना उनकी अमरोहा, फिर वहाँ से आपने कहा मुख्तलिफ और इदारों में या उस तरह के जाने का उनको शौक़ था, माशियात, फ़लसफ़ा वगैरह, तो हम तो चूँकि ख़ुद भी मदरसे के बैकग्राउंड के और आपका भी एक ताल्लुक़ है, तो आम तौर पर हमारे यहाँ ये होता है ना कि आप मखसूस एक मसलक की उसमें चले जाते, फिर उसी के अंदर आपकी तालीम होती, फिर आप उसी में पढ़ाना शुरू करते। तो बहुत कम हमने ऐसे लोग देखे, ख़ुद भी अपना भी मुशाहिदा है कि जिन्होंने इससे हट के चीज़ें पढ़ी, इधर उधर भागे, फिर उनके फ़िक्र में कुछ और बड़ी तब्दीलियाँ। तो आप हमारे के वालिद साहब उस दौर में हिंदुस्तान में जब वो ज़ेर तालीम थे, जो उन्होंने आपको चीज़ें बताई, तो उसके अंदर वो फ़लसफ़ा और इन चीज़ों में भी उनको दिलचस्पी हो, तो उस वक्त जामे उस्मानिया या फ़लाँ इस तरह के कुछ जगहों पर उनका आना जाना? जी बिल्कुल, असल में ऐसा था, वो अपने ख़ुद ही ये चीज़ें बयान करते थे, और हमने उनकी हालात ज़िंदगी में ये लिखा भी है। वो कहते थे कि जब ये मदरसे की हमारी सालाना छुट्टियाँ होती थीं 1-2 महीने की, तो उसमें मेरी कोशिश होती कि मैं मुख्तलिफ़ इदारों का विज़िट करूँ। मैं तो हैदराबाद दक्कन भी गए, और भी मुख्तलिफ़ शहरों में हिंदुस्तान के वो जाना होता रहा, लेकिन हैदराबाद दक्कन में जामे उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो थी बहुत मशहूर थी, उसमें एक इदारा था, गालिबन उसका नाम दारुत तर्जुमा या इस तरह के उन्वान से था, किताबों की तर्जुमे, और उस ज़माने में उन्होंने बड़ी इल्मी और नायाब किताबें शाये की हैं। तो वालिद साहब कहते हैं मेरा जब उस इदारे में जाना हुआ और वो किताबें जब मैंने देखी तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। तो यूँ मैंने वहाँ पर जो है उन किताबों का मुताला करना शुरू किया, जो फ़लसफ़े के मौजू पे थी, जो तारीख़ के मौजू पे थी, जो माशियात के मौजू पे थी। फिर वहाँ पे इल्मी और फ़िक्री नशिस्तें होती थीं। अच्छा। उनमें ज़ाहिर है कि बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं, अदीब हैं, शोरा हैं, स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ़, तो उनके साथ फिर वो बैठ के उनको चीज़ों को समझना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि उन मजालिस में बैठकर सबसे पहले जो मेरे अंदर दिलचस्पी वाली चीज़ जो पैदा हुई है वो ये थी कि जो मौजूदा ज़माने के जो चैलेंजेस हैं और जो मसाइल हैं, हमने अपने मदरसे में जितना कुछ पढ़ा था उसका हल शायद हम नहीं दे पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा खला था, और वालिद साहब ये समझते थे कि ये मदारिस के निज़ाम तालीम में ये कमज़ोरी वाक़ई है। उसकी वजह यह कि जदीद उलूम जो है उसकी तरफ निस्बत नहीं होती, पढ़ाया नहीं जाता, दिलचस्पी पैदा नहीं की जाती।
तो यही वजह है कि फिर वो जो माशी मसाइल हैं या जदीद मसाइल हैं उनसे नावाक़फ़ियत होती है और उनके हल के लिए। तो वालिद साहब की जो फ़िक्री तश्कील हुई तो उसमें मदरसा के बाद जो उनका अपना ख़ारिजी मुतालिया और इस तरह जी बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि आपको उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बताई हो या कहीं उन्होंने ये बात देखी हो कि मईशत की तरफ उनका रुझान किस तरह हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ तो हम तो किताबुल इजारा, बुयू वगैरह जो फ़िक़्ह और हदीस की किताबें पढ़ते तो उसका हम चैप्टर क्लोज़ हो जाता है, और बहुत कम हमारे मजहबी लाइन से लोग या दीनी मदारिस के बैकग्राउंड में, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं, फिर कोई बंदा बुरा कहेगा, होते हैं लेकिन कम लोग होते हैं। हाँ। तो उनका इस तरह रुझान क्या, उनका कोई तभी रुझान था या उस वक़्त हालात ऐसे थे कि मार्क्सिज़म और ये पूरी तहरीकें थी जिससे मईशत को बहुत अहमियत दी गई थी? देखिए, मैंने जितना कुछ वाले साहब को समझने की कोशिश की है उनकी इल्मी गुफ्तगू के हवाले से या उनकी जो इल्मी नशिस्तें होती थी मुख्तलिफ़ हज़रात के साथ, उनका ये हमेशा से ख्याल रहा है कि हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पर ये जब अंग्रेज़ गया है तो यहाँ पे जो ज़मींदारी का जो निज़ाम था उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़रूरत के एतबार से नहीं थी बल्कि एक फ्यूडल जो सिस्टम था उसके एतबार से ये चीज़ें उरूज में आई हैं, जिसको शायद उस ज़माने में कुछ हमारा मजहबी तबका भी जो है वो उसको बजाय ज़राअत के निज़ाम को ज़रूरत के एतबार से देखता, जैसे हमारे फ़ुक़हा के ज़माने में ये चीज़ें को मिसालें आती हैं या सहाबा इकराम के ज़माने में चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर सिलसिला बिल्कुल उलट हो गया था। तो शायद मौलाना साहब ये समझते थे कि इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो एक इसमें खला मौजूद है गुफ्तगू इल्मी एतबार से, खुसूसन ज़राअत के मामलात में, ज़मींदारी के मामलात में, तो उस पर जो है कुछ लिखना चाहिए। तो फिर मौलाना ने इस पर जो है काफ़ी कलम उठाया। अच्छा, दूसरे एक और चीज़ मैं आपसे, ये तो थोड़ा सा उनका इल्मी वो बतौर फ़र्ज़न होने के मैं चाहूँगा कि आपकी कुछ ख़ुद ज़ाती याददाश्तें उनके साथ वाबस्ता हो। मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसे बड़े लोग जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, ख़ुद मेरी अपनी ज़ाती दिलचस्पी तो उसमें से एक ये कि घर के अंदर, यानी एक तो स्कॉलर, आलिम, फ़लाना, एक पब्लिक, एक घर के अंदर वो कैसे इंसान थे बतौर वालिद? देखें, बहुत ही सादा ज़िंदगी थी उनकी। अच्छा। बहुत ही सादा और बहुत ही शफ़ीक। कभी मतलब हमने गुस्से में इस तरह से नहीं देखा। खैर वालिदैन गुस्सा करते भी हैं, हमारी ज़ाहिर हम छोटे होंगे तो हमारी कुछ शरारतें होंगी तो यकीनन तादीब भी करते होंगे हमारी, लेकिन जिस तरह उस सख्त जलाली मिजाज वाली बात थी वो कभी हमने देखी नहीं उनकी। अच्छा। बहुत ही मतलब एक शफ़ीक अंदाज में जो है कि नरम अंदाज में और एक एतदाल वाले अंदाज में जो है वो हम सब की जो है वो तरबियत करते थे। उनका जो मामूली ज़िंदगी था वो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका कुरान का मुताला, तहज्जुद की नमाज़ें, बकिया जितनी इबादतें हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन कुरान के मुताले पर उनकी बहुत ज़्यादा तरजीह रहती थी। और ख़ुसूसन फ़जर की नमाज के बाद वो बाकायदा कुरान को पढ़ते और उस पर फिर वो बैठ भी जाते लिखने के लिए। और अक्सर व बेशतर यही होता था कि पहले जब उनके लिखने का अंदाज़ होता था कि वो पेंसिल से लिखा करते थे, फिर उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद इजाफ़ा करना है, फिर उसको मिटा दिया, फिर लिख लिया, फिर फाइनली जब वो मज़मून मुकम्मल करने का वक्त होता तो फिर वो पूरे कलम से, जो फाउंटेन कलम से जो है फिर उस पर अपनी तहरीरें वो लिखते थे। लेकिन मैंने जितनी इल्मी मजलिसें उनकी, मुझे जो सादत नसीब हुई है, वो इल्मी मजलिसों पे मैं अलग से पूछूंगा। अच्छा, उससे पहले ये भाई आपने बताया शफ़ीक सब कुछ, लेकिन उस दौर में तो हमारे यहाँ मशहूर ये था कि बच्चों को शेर की निगाह से देखो, सोने के नवाले खिलाओ, और जब तक पिटाई ना हो तालीम तरबियत। तो आप लोगों के साथ भी कुछ यादें हैं? सोने का नवाला पड़े में नहीं, वो तो ये तो है, वो तो ज़ाहिर है कि वो मैंने अभी शुरू में कहा कि तादीब के तौर पर तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हमारी पिटाई होती रही होगी। और मैं चूँकि सबसे छोटा था अपने बहन भाइयों में, तो हो सकता है कि मेरे साथ तो शफकत का मामला बहुत ही अच्छा, ज़्यादा ही शफकत, छोटे से ज़्यादा शफकत होती है। अब बड़ों की कितनी पिटाई हुई है वो तो मैं नहीं जान सकता। उनकी जो तहरीर और उनकी तबीयत को लग के, मतलब इस तरह नहीं होता, लेकिन ये था रुझान। आज जी बिल्कुल ऐसे ही रहा ना कि ये तो, लेकिन ये कि वो मेहमान नवाजी के बड़े शौकीन थे। हमारे घर में अक्सर व बेशतर हमारे अजीज़ और क़ारिब आया करते थे। खाना बनाने के शौकीन थे। अच्छा, खाना बनाने के शौकीन इस वजह से थे कि चूंकि हिंदुस्तान में बैचलर लाइफ गुजारी है उन्होंने, 8-10 साल उन्होंने बैचलर लाइफ गुजारी, तो वहाँ पे तो आपको पता है फिर इंसान हमारे भी कुछ चीज़ें सीख ही जाता है। वालिद साहब से मुतालिक एक तो ये भी जानने में दिलचस्पी रखता हूँ ना कि एक तो आपने उनके कुरान से शग़फ़ और ये
और एक जो इतना उन्होंने गहराई में जाके चीज़ें पढ़ी देखी और बिल्कुल एक मुहक्किक, यानी एक तो होता है ना महज मुक़ल्लिद और वो उसने इधर से कॉपी करके वो ला, लेकिन उनका काम तो ओरिजिनल कामों में से है जो जिन्होंने मुफक्किरीन ने काम किया। तो इसके लिए उनका ख़ुद बाकी चीज़ों का मुतालिया, घर में लाइब्रेरी वगैरह का क्या हिसाब किताब था, और इसके साथ साथ कुछ उनकी मजलिस इल्मी और दीगर जो उनकी महफिल में उनकी कुछ यादें आप अगर हमसे शेयर करें। जी, पहली बात तो देखिए ये कि हमारा घर और लाइब्रेरी जो थी बिल्कुल मुत्तसिल थी। यानी हम जहाँ टावर के इलाके में रहते थे और वहाँ हमारे वालिद साहब तकरीबन कम व बेश 46-48 साल रहे, और हमारी पैदाइश भी उसी इलाके की है और उसी घर की है। तो हमारा घर और लाइब्रेरी बिल्कुल मुत्तसिल थे। सही। तो ज़ाहिरी बात है कि फिर वालिद साहब तो हर वक्त किताबों के दरमियान ही हैं। इधर कमरे से उठे, उधर लाइब्रेरी में चले गए, उधर लाइब्रेरी से आए तो इधर कमरे में आ गए। तो हमने तो हर वक्त उनके हाथ में कोई ना कोई किताब ही देखी है, और पढ़ने का ज़ाहिर है उनका एक बहुत बड़ा शौक़ था। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये उनका जो पढ़ने का एक ज़ौक़ जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तान से पैदा हुआ, और यही चाहते थे कि सारी ज़िंदगी जो है बस इस पढ़ने पढ़ाने पे ही ज़िंदगी वक्फ़ हो जाए। तो वो जब मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊं कि वो मैंने लिखा भी है कि जब उनको शादी का ये रिश्ते का जब ये मामला आया था तो उस वक्त शुरू में तरद्दुद का शिकार थे वो। अच्छा। और यही तरद्दुद था कि मतलब करना चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आज़ादी सल्ब हो जाती है। तो वो अपना जो एक मिजाज था उनका ख़ास तौर पे कि यार आज़ाद रह के बंदा जो है जो काम कर सकता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो ख़ुद भी लिखते हैं और कहते हैं कि मतलब वो फिर ज़ाहिर है कि मौलाना बिनूरी साहब की ख्वाहिश थी और मैं फिर उस पर कोई इनकार नहीं कर सका, और ज़ाहिर है कि फिर अल्लाह की रज़ा भी यही थी। तो लेकिन उसके बावजूद भी, शादी के बावजूद, बच्चों के बावजूद, जो उनकी इल्मी सरगर्मियाँ थीं वो कभी कम नहीं हुई, और मुसलसल उनका मुताले का सिलसिला जो था वो हमेशा रहा हो। जहाँ तक इल्मी मजालिस की बात है कि चूँकि मैंने बताया कि घर और हमारा लाइब्रेरी दोनों साथ ही थी, तो अक्सर व बेशतर बड़े बड़े उलमा कराम आते थे, स्कॉलर्स आते थे। नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, शायद मुझे कुछ चंद लोग याद हों। जस्टिस तंजीरुर रहमान साहब जो फड़े शरीयत कोर्ट के जस्टिस थे, और इसी तरह एक गवर्नर कदीरुद्दीन साहब थे जो सिंध के गवर्नर भी रहे, वो भी जस्टिस रहे हो। जस्टिस इबादत यार ख़ान, और मतलब बेतहाशा इस तरह की बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात, जो मजहबी उलमा जो है हमारे मसालिक के, वो भी आते थे। तकरीबन तमाम ही मकाते फ़िक्र के उलमा कराम जो है उनका वालिद साहब के साथ एक बड़ा अच्छा इल्मी एक ताल्लुक़ था। और मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई ऐसा कोई इख्तलाफी मौजू या कोई नफ़रत वाली बात किसी और तबके में मौलाना तासीन साहब के लिए पैदा हुई हो उनकी इल्मी फ़िक्र को लेके। हाँ, इख्तलाफ रहा है बाज़ चीज़ों में, लेकिन बहुत ही एहतराम और शाइस्तगी के साथ, लेकिन आना जाना हमेशा रहा है। और सियासतदानों का भी कुछ था उस दौर में, सियासतदानों का भी रहा। हुसैन, मुझे तो याद है कि जब वो सेनेटर इकबाल हैदर साहब होते थे जो वज़ीर कानून भी थे, गालिबन बेनज़ीर साहिबा की पीपल्स पार्टी के वो उनकी पहली हुकूमत के वज़ीर भी थे, तो उनका बहुत ज़्यादा आना जाना था। और मौलाना के पास वो अक्सर व बेशतर जो है कुछ न कुछ इल्मी मसाइल के लिए ये आते थे, मशवरा करते थे। और भुट्टो साहब के दौर में बाकायदा एक जो स्पीकर थे अशरफ अब्बासी साहब, उनकी जो मिसेस थी वो बहुत काबिल थी, उनका भी हमारे वालिद साहब के पास बहुत आना जाना था, और वो भी काफ़ी चीज़ें इल्मी मौज़ूआत पर डिस्कस करती थी। अच्छा, वो सियासतदानों को ना आपको सॉरी इसलिए पूछा क्योंकि वो जो वालिद साहब का दौर है जिसमें काम कर रहे हैं, उस दौर में हमारे यहाँ पूरा एक तहरीक, फिर भुट्टो साहब ने पूरे एक वो दिया कि हम इस्लामिक सोशलिज़म लाएंगे और फलाना, फिर उस पर बड़े इस तरह के जितने पढ़ने लिखने वाले लोग थे ना, उनसे हमने ये पढ़ा सुना है कि भुट्टो साहब या उनके वो लोग इस तरह के लोगों से रवाबित भी रखते थे ताकि वो जो कुछ पेश कर रहे उसके लिए ये जो उलमा अहले इल्म भी काम कर रहे उसको भी पेश ना। तो मैंने इस हवाले से पूछा था कि कोई ऐसा नहीं, इससे कोई बाकायदा किसी एजेंडे के तहत तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई इस तरह के अफराद आए हों, लेकिन जब भी कोई गुफ्तगू है वो इल्मी पैराए में हुई है, मसाइल के अतबार से हुई है, खुसूसन जो जदीद मसाइल हैं उसी पर गुफ्तगू होती है। कौसर नियाज़ी वगैरह का कोई है? जी, इनका भी बहुत रब्ता रहा, और चूँकि मौलाना तासीन साहब वो इस्लामी निज़ाती कौंसिल के भी मेंबर रहे, और ये गालिबन जस्टिस तंजीरुर रहमान साहब के ज़माने में जब वो चेयरमैन थे वो, लेकिन उसके बाद जब ये कौसर नियाज़ी साहब इसके चेयरमैन बने तो उनकी भी ख्वाहिश थी, उन्होंने 2-3 मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार भी किया, वालिद साहब से रब्ता भी हुआ, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। सही। और इनकार की वजह ये थी कि चूँकि कौंसिल में अक्सर व बेशतर ऐसे लोग हैं कि जिनका मिजाज जो है वो इल्मी नहीं होता, और
और वो फिर इल्मी काम माहौल भी नहीं होता, तो इसलिए भी शायद उन्होंने इनकार भी कर दिया था। अच्छा, ये डॉक्टर इसरार साहब भी चूँकि इनका जिक्र करते हैं अपने गुफ्तगुओं में भी, और मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि उनके मिसाक में या उनके इदारे से वालिद साहब का कुछ छपा था। जी, उनके डॉक्टर इसरार साहब तो जब भी कराची तशरीफ़ लाते मजलिस इल्मी ज़रूर आते और घंटों घंटों बैठ के वालिद साहब के साथ उनकी गुफ्तगू होती। और वालिद साहब के जो इब्तिदाई मज़ामीन है माशियात के हवाले से, खुसूसन मरवजा निज़ाम ज़मींदारी और इस्लाम, तो वो एक पूरी सीरीज़ जो है मिसाक में बाकायदा किस वार वो मेरे ख्याल बाद में उन्होंने उसको किताब शक्ल में जी बाद में फिर वो तंजीम इस्लामी ने एक किताब की सूरत में जो है उसको शाया भी कर दिया था, मुरवजा निज़ाम ज़मींदारी और इस्लाम। अच्छा, ये अपने डॉक्टर फजलुर रहमान साहब जो मातूब हुए बाद में पाकिस्तान छोड़ के गए और बहुत कौमी सतह पे मारूफ, तो उनके साथ भी कोई आपको पता है कुछ? मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ हजरात के मज़ामीन जब मैंने जमा किए हैं तो वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मौलाना के पास ये हजरात भी आते थे। सही। अब वो इल्मी तौर पर ज़ाहिर है उनकी क्या गुफ्तगू का म्यार था मेरे इल्म में नहीं है ये। सही से। अच्छा, ये सारी जो बड़ी शख्सियात ये सारे लोग आते थे, तो आपके घर के साथ जो गालिब साहब की अपनी बनाई हुई एक लाइब्रेरी, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो किताबें वगैरह जमा की, जाहिर सी बात है जिनको शौक़ हो तो ऐसे ही करते हैं तो उसमें जो उन्होंने एक बनाया था, तो उसी में ये सारे गोशे में बैठना होता था। जी, ये असल में मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत कर दूँ, ये मजलिस इल्मी लाइब्रेरी ही थी। अच्छा, उस वक्त। और हमारे वालिद साहब एक तरह से मौलाना बिनोरी साहब ने, चूँकि वालिद साहब ने जब मदरसा छोड़ा, मदरसे पढ़ाने का, चूँकि उनका मिजाज जो था वो पढ़ने पढ़ाने वाला था, और मौलाना बिनोरी साहब इस मजलिस इल्मी के सरपरस्त थे। अच्छा। और ये लाइब्रेरी, ये इदारा जो था ये हिंदुस्तान से आया था। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं। और ये 1931 में कायम हुआ था मजलिस इल्मी जो है। और 1931 में जब ये कायम हुआ तो पाकिस्तान में जब इसको शिफ्ट किया गया तो उसकी सरपरस्ती और ज़िम्मेदारी जो थी वो मौलाना बिनोरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उसमें थी। अच्छा, ठीक। तो जब मौलाना तासीन साहब के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने मौलाना बिनोरी साहब से तज़किरा किया और ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर मुझे वहाँ पर जगह मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी का शायद मकसद पूरा हो जाए पढ़ने पढ़ाने का। तो इस तरह से फिर वो तकरीबन कोई 1952 में 1952 की बात है, ये मजलिस इल्मी से मुंसलिक हो गए वो। अच्छा। तो मजलिस इल्मी जिस जगह पे थी टावर के इलाके में, और वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उसके दो तरफ, एक तरफ हमारा घर था और दूसरी तरफ लाइब्रेरी थी, एक बहुत बड़ा हॉल था। अच्छा। और उस ज़माने में भी तकरीबन कमो बेश कोई 18-22 हज़ार 25 हज़ार के करीब किताबें थीं। नहीं, तो मैं ये यानी कि इसका मतलब ये है कि इस लाइब्रेरी का ताल्लुक फिर मौलाना बिनोरी से ही था, उन्होंने इसको। मौलाना बिनोरी से असल तो ताल्लुक जो था मौलाना मूसा मियाँ साहब थे हिंदुस्तान अच्छा, के। हिंदुस्तान के। और फिर हिंदुस्तान के और बड़े जो अकाबिर थे, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरात भी इस मजलिस इल्मी का हिस्सा रहे। डॉक्टर हमीदुल्लाह मजलिस इल्मी का हिस्सा रहे, भोपाल वाले जी, फ्रांस वाले जी बिल्कुल। इसी तरह मौलाना अबुल वफ़ा अगवानी साहब इस मजलिस इल्मी का हिस्सा रहे। अच्छा। अब शब्बीर अहमद उस्मानी साहब मजलिस इल्मी का हिस्सा रहे। बड़े बड़े ज़माने के जो लोग थे जय्यद, तो ये सब मजलिस इल्मी का हिस्सा रहे। तो फिर ठीक, मजलिस इल्मी का जो बुनियादी जो तस्वर था वो ये था कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए। उस ज़माने में इन हजरात ने एक इदारा कायम किया कि जिसका बुनियादी मकसद ये था कि हम नशर व शात के हवाले से कदीम जो ऐसे हमें मखतूते मिलते हैं, हदीस के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, अदब और फ़नून के हवाले से, उनको हम जमा करें और उसकी हम इशाअत करें। अच्छा, इस वक्त तो आप उसके डायरेक्टर भी हैं जी, ठीक है ना, और ये इदारा अब इधर कायम है गुरु मंदिर की तरफ कहाँ, तो मुझे भी सादत हुई और बहुत से लोग आपके यहाँ आते हैं, आप तस्वीरें वगैरह भी डालते हैं। तो इस वक्त ये इदारा किस, यानी कोई स्टूडेंट्स उससे मुस्तफ़ीद होना चाहे क्या उसका? जी, अब तो ज़ाहिर है कि ये 94 में ये इदारा हमने वहाँ से शिफ्ट किया था। अच्छा। टावर से यहाँ पर इस जगह नई जगह पर आ गया था जो जमशेद रोड पर वाक़ है। और उस वक्त भी और उससे पहले भी और अब तक यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ़ तलबा व तालिबात आते हैं, और ख़ुसूसन जो एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। जो मेरी अपनी मालूमात है, जो मेरी अपनी जो इस पे अब तक जो तहकीक हुई है वो ये है कि 400 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने एमफिल और पीएचडी के लिए यहाँ बैठ के तहकीकी काम किया है, और उसमें बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात के भी नाम आते हैं। गो कि वो सारा रिकॉर्ड में मुरतब नहीं कर सका। ज़ाहिर है कि हमारे वालिद साहब के ज़माने में बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात आती थीं। कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इश्तियाक हसन कुरैशी वो मजलिस इल्मी में आते थे, और इल्मी मजालिस का भी एक सिलसिला था। सही।
तो वो सारी चीज़ें तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने वालिद साहब की हालात ज़िंदगी पर कुछ मज़ामीन अहले इल्म से लिखवाने शुरू किए, उनसे जमा करना शुरू किया, तो उन्होंने फिर बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं। उसमें जैसे आपने ये जो है ना तामीर अफ़कार एक रिसाला जो महानामा अभी भी निकलते हैं, ये पूरा एक इशाअत ख़ास है और ये तकरीबन है 592 सफ़े पर मुश्तमिल। तो ये सारा आपने मुरतब, क्योंकि इस पर आपका नाम है बयात, इसकी उस वक्त आप क्या थे, इसके मुदीर माविन मुदीर भी थे, ठीक है ना, और इशाअत ख़ास आपके, तो इसके लिए आपने ही ज़्यादा जी ये बस ये मेरे जहन में ख्याल था कि वालिद साहब की चूँकि इल्मी फ़िक्र बहुत ही वसी है और बहुत ही उनका एक इल्मी काम है, तो क्यों ना उनकी वो हालात ज़िंदगी पर जो है कुछ लोगों से मज़ामीन मुरतब करवाए जाएँ। और ये बहुत मुश्किल काम था, यानी मैं अकेला था और मुझे तकरीबन कुछ 4 साल लग गए मुख्तलिफ़ अहले इल्म के पास जाकर, उनके पास बैठ कर। अच्छा। यहाँ के डॉक्टर महमूद गाजी साहब उस ज़माने में मिनिस्टर थे और इस्लामाबाद में उनसे मैंने वक्त लिया और उनका मजमून भी आया। डॉक्टर खालिद मसूद साहब जो इस्लामी निज़ाती कौंसिल के चेयरमैन थे, उनके मजमून मैंने लिखे। जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब ने बाकायदा मुझे अपना मजमून डिक्टेट करवाया और फिर उसको मैं कंपोज करा के उनके पास लेकर गया, फिर उन्होंने कुछ चेंजेस की। इस तरह इस फहरिस्त में आप देखेंगे बड़े बड़ी इल्मी शख्सियात के जो मुझे उस वक्त तक हासिल हुए, और मैंने कोशिश की कि उनके ऊपर, अच्छा मैंने जो इसमें एक ख़ास कोशिश की है कि मौलाना की जो फ़िक्र है उसको ज़्यादा फोकस किया जाए, बजाय इसके कि मौलाना की ज़ात के ऊपर लोग मज़ामीन लिखें, उस पर मैंने कोशिश की है कि इस कमी हो। मैंने अभी जैसे खोला ना तो मेरे सामने वो डॉक्टर मंजूर साहब का मौजूद आ गया, जी जी, इल्म के अमीन। अच्छा, डॉक्टर मंजूर साहब हमारे मुआसिर, अब तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ अर्सा पहले बहुत ज़यीफ़ और अभी भी साहिब फ़िराश है मेरे ख्याल से पाकिस्तान। हमारे एक मिस्र के एक उस्ताद है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मोहम्मद अहमद जात साहब, तो वो अक्सर कहते थे तुम्हारे पाकिस्तान में कोई फ़लसफ़े पे काम नहीं है। तो मैं अक्सर जो ना उर्दू की फ़लसफ़े की मैंने कहा देखो हमारे यहाँ ये हमारे लेकिन उन्होंने कहा यार तुम तो हर बंदे को फ़लसफ़ी का बना के लिए आते हो। तो वो कहते हैं अब आखिर मन अख़ज़ दुक्तूर शहादत दुक्तरा फ़ी पाकिस्तान मंजूर अहमद। अच्छा। हाँ, कि पाकिस्तान में आखिरी जो फ़लसफ़े में PhD वो डॉक्टर मंजूर साहब है। डॉक्टर मंजूर साहब उस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर थे जब हम वहाँ पढ़ रहे थे। जी जी बिल्कुल। हाँ, और उनके ख़यालात और उनके अफ़कार की वजह से वो भी बहुत मुतराज़ है और वो फ़लसफ़ी भी और उनका मजहबी उसके हवाले से भी काम था। तो ये इन्होंने मजमून लिखा है डॉक्टर मंजूर ने, इल्म के अमीन। अब इसके अंदर में ऐसे ही एक चीज़ सामने आई कि इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं मौलाना तासीन से, शुरू में लिखते हैं कि मुझे याद नहीं कि मौलाना से कब और कहाँ पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि हम एक दूसरे को इज़्ज़त की नज़र से देखते थे। मौलाना तासीन अगरचे इस्लाम के रिवायती इल्म के अमीन थे, लेकिन अपने हम असरों के बरक्स वो सिर्फ रिवायत पर क़नाअत करने वाले नहीं थे और ना वो इस बात पर कानी थे कि उन मसाइल के बारे में जो 20वीं सदी में मुसलमानों को दरपेश हैं महज़ क़दीम फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन की आरा नकल, क्योंकि आगे मैंने इस पे भी डॉक्टर साहब से सवाल करने कि उनका अपना फ़िक्री और मसलकी रुझान। आगे लिखते मौलाना की अक़ली इस्तेदाद इससे कहीं ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत अच्छे अंदाज से, यानी हालांकि यानी फ़िक्री लिहाज से हम कह सकते हैं डॉक्टर मंजूर साहब बहुत उस तरह करीब ना हो, लेकिन तो ये बहुत अच्छा आपने जी। अच्छा, इसमें एक और ऐसे कोई उनकी इल्मी जो घर में या लाइब्रेरी में नशिस्तें होती थी, आपको कोई नक्श आपके जहन में कोई हो ना बहुत यादगार सा, कुछ इस तरह की कोई चीज़ है? वैसे तो हर महफिल यादगार होती होगी। चीज़ें तो बहुत सारी थी और मैंने की कि ये जब किताब मुरतब की जाए और इस पर मेरा अपना जो मजमून इसमें शाया हुआ, कुछ चीज़ें तो मैंने इसमें लिख भी दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उस वक्त मुझे मुनासिब नहीं लगा क्योंकि तवील बहुत हो रहा था मजमून, तो मैंने कुछ चीज़ें रोक भी दी थी। ये जैसे कि डॉक्टर इसरार साहब का आना, शाह बलीगुद्दीन साहब का आना, हमीद नसीम साहब का आना, इस तरह की और बड़ी बड़ी, सॉरी बल्कि आप बात करें हमीद नसीम साहब की तो ये इस तरह के काफ़ी हजरात जो है वो मजलिस इल्मी आते हैं। और मैं चूँकि वालिद साहब के साथ ही अटैच था, तो जब ये कोई नशिस्त होती थी गुफ्तगू की तो फिर मैं साथ, एक तो ज़ाहिर है मैं खिदमत पर भी मामूर था, उनके लिए चाय वगैरह लाना और जो तवाज़ो कर सकते थे, तो इस बहाने फिर हम बैठ भी जाते थे, सुन भी लेते थे। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा जब ये जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब का वो जब सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने जा रहे थे, ग़ालिबन 1990 की बात है ये। अच्छा। तो उस वक्त हमारे वालिद साहब के पास एक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, मेरे जहन में नाम उनका नहीं आ रहा, वो तशरीफ़ लाए और मौलाना के पास काफ़ी देर तक वो बैठे रहे और उन्होंने मौलाना से इस चीज़ के बारे में पूछा कि जस्टिस साहब जो है वो फ़ैसला देने जा रहे हैं सूद के ख़िलाफ़, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि देखें
फ़ैसला तो देना ज़ाहिर है चीफ़ जस्टिस है, उनका इख्तियार है, लेकिन जो पाकिस्तान के मरवजा हालात हैं, जो माशी हालात हैं, उसमें हज़ारों किस्म के ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस सूदी सिस्टम से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या जिनके घर के चिराग जल रहे हैं। तो ये फ़ैसला देने से पहले कोई मुतबादिल तसव्वुर मौजूद होना चाहिए। फ़ैसला देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद के जो असरात होते हैं जिससे लोग मुतासिर होते हैं, वो फिर एक माशी तौर पर जो है निज़ाम को ख़राब करता है और सिस्टम को ख़राब करता है, बल्कि लोगों के अपने घर भी जो है उनके चिराग बुझ जाते हैं। तो हिकमत और दानिश का मसला ये है कि आपको इस तरह के मसाइल में जो है बहुत तदब्बर से और हिकमत से काम लेना चाहिए। सही। तो इस तरह की काफ़ी इल्मी मजालिस होती थी और मैं कोशिश होती थी कि मैं बैठूं मैं। अच्छा साहब, ये हमीद नसीम साहब का जिक्र है, ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैं जब ये इस तरह के फ़लसफियाना और इन पहलुओं से मुझे बड़ी दिलचस्पी थी चीज़ों को, तो उस वक्त मैंने वो एक तफसीर का एक कई देखा कि तफसीर कुरान उसका था, और उस पर लिखा होता है कि आलमी फ़लसफ़ा और अखलाक उसके तनाजुर में, उसके मज़हब के तनाजुर में, हाँ इस तरह। तो मुझे बहुत दिल में कर, ये तो मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ, तो पता ही लगा भाई ये तो छप मप की भी ख़त्म हो गई। फिर मुश्किल से मुझे उसकी जिल्दें कुछ मिल गई, ये फजली सन्स वाले से गालिबन। तो कुछ पिछले साल मेरे ख्याल से गालिबन आप भी शायद तशरीफ़ फरमा थे, वो अहमद जावेद साहब की महफिल में कोई जिक्र आया, तो मैंने उसको उन्होंने कहा भाई वो तो असल में आमिर अल्लामा तासीन साहब की तफसीर थी, तो ये क्या मतलब वो तासीर बस वो ये था 6 जिल्दों में है, 7 जिल्दों में, 7 जिल्दों में मेरी लाइब्रेरी में है, लेकिन मैं भूल गया, वरना मैं सामने रखता भी। वो असल में हमीद नसीम साहब चूँकि रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर थे, अच्छा, और उनके साथ जो ताल्लुक़ एक निस्बत जो कायम हुई वो ये था कि हमारे वाले साहब के रेडियो में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते थे, और उनके यहाँ तकरीर जो होती थी, एक पॉलिसी थी रेडियो पाकिस्तान की कि पहले आप तहरीर में एक तकरीर को लिख के जो है जो बयान करना है वो तहरीर में जमा कराएंगे, और उसके बाद वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे, ताकि रेडियो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उससे कहीं वो कोई चीज़ कोई मुतसादिम ना हो, किसी चीज़ ना हो। तो एक तकरीर पर उनका एतराज़ हुआ, एक प्रोड्यूसर साहब ने, जी हाँ, प्रोड्यूसर नारवी साहब थे, उसका भी मैंने एक वाक़या मैंने लिखा है, और भी कई हज़रात ने उसको लिखा है। तो वो उनका जब एतराज़ हुआ तो वाले साहब ने उस एतराज़ को मतलब समझते हुए कि ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है, तो लेकिन बहरहाल वो जो है हमीद नसीम साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, उनके पास वो चले गए। तो हमीद नसीम साहब ने भी जब वो तकरीर देखी तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये हमारी पॉलिसी के थोड़ा सा ख़िलाफ़ है। तो वाले साहब ने कहा ठीक है, अगर ख़िलाफ़ है तो फिर मैं अपनी बात को तब्दील नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैं रिकॉर्डिंग नहीं कराता। तो वो उठ के चले गए। तो हमीद नसीम साहब ख़ुद कहते हैं कि मौलाना की इस जुर्रतमंदी की वजह से जो है उनके साथ एक ताल्लुक़ पैदा हो गया कि मौलाना, वरना अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि हाँ अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कह दिया है क्या ठीक है तब्दीली है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम इशाअत तो इसकी हो जाए, नशर हो जाए वो चीज़। तो वो इन चीज़ों को इतना खातिर में लाते नहीं थे, और अपना जो उनका मौक़िफ़ है या अपना उनका जो इज़हार ख्याल था या उनका अपना जो माफ़ी ज़मीर था उसको बहुत जुर्रत के साथ वो बयान करने की कोशिश करते, लेकिन अगर कहीं रुकावट पैदा हो जाए तो साफ़ मना करते थे कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमीद नसीम साहब से एक ताल्लुक़ पैदा हुआ। वो फिर हमीद नसीम साहब वैसे शायर भी थे, और उनकी 1-2 किताबें शायर हयात जी नहीं इंतकाल हो गया उनका, और उनकी कुछ किताबें भी थीं। फिर वाले साहब से के पास मजलिस इल्मी उन्होंने आना शुरू किया। अब वो जब उस इल्मी माहौल को देखा तो फिर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं एक तफसीर लिखना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मुझे आपकी मुआवनत दरकार है। तो फिर वाले साहब के पास वो बहरहाल मैं देखता था रोज़ाना हमीद नसीम साहब हर हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है 1-1 2-2 घंटे के लिए आते थे, और फिर वाले साहब से उस तफसीर पर गुफ्तगू होती थी। रोज़ाना ही तकरीबन 2, 4, 6, 8, 10, 15 आयतों पे गुफ्तगू होती थी। फिर वो उसको नोट करते थे, लिखते थे, फिर वो दिखाते थे वालिद साहब को। तो इस तरह से ये सिलसिला नहीं, तो उसके शुरू में वहाँ हमीद साहब ने इसका जिक्र किया हुआ है कि जी पहली जिल्द में उन्हीं की उसका है फलाना। जी पहली जिल्द में उन्होंने इसका जिक्र किया, बल्कि इसमें शायद मजमून में भी कही, यानी उन्होंने इस बात का वो किया, लेकिन चूंकि तफसीर के शुरू में नाम वालिद साहब को नहीं था ना, तो इसलिए हमें उस वक्त ये था कि भाई एक तो हमीद वो असल में वालिद साहब का चूँकि मिजाज नहीं था इन चीज़ों का, तो उन्होंने इसका मना कर दिया था कि आप मेरा नाम शामिल ना कीजिएगा, लेकिन उन्होंने अपने इब्तिदा में जो है जिक्र किया है। हाँ, क्योंकि मैंने जब ये तफसीर देखी ना तो उस वक्त हमारा चूँकि उर्दू ज़बान में ख़ास तौर पर जो जदीद अंदाज से जितना काम हुआ ना उसको हमने यानी सब नहीं रह उसको देखने की आदत है, यानी कौन से बड़े बड़े लोग हैं जिनका, तो उसमें जब मैंने तफसीर पे उनका नाम देखा कर ये बंदा तो मैंने नया
कहीं किसी और नुक्ते नज़र से मजहबी हवाले से इनका कोई काम नहीं देखा, तो मैं उस वक्त से तजस्सुस में ही था कि ये बंदा कौन है। अच्छा। फिर वो जब उधर जिक्र हुआ तो मैं और परेशान हुआ। जावेद खान कवि तो सारी तफसीरी अल्लामा तासीन साहब की और कलम उनका था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें यानी उन्होंने भी काम किया, लेकिन इसके अंदर जो अफकार या इसकी तफसीरी जो नुकात और उस हवाले से असलन वालिद साहब का, यानी एक लिहाज से हम इनको अल्लामा तासीन साहिब की भी तफसीर कह सकते हैं, नहीं कह सकते? ज़ाहिर है जब उसूली तौर पे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इत्तफाकी तौर पे कह सकते हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने इसका जिक्र किया कि इसमें जितना भी कुछ काम है वो सारा मौलाना तासीन साहब की मावनत से मैंने किया है। बल्कि वो इसका जुमलों में इस तरह से इजहार करते हैं कि कलम मेरा था और हाथ उनका था। ये बल्कि ये जुमला भी जावेद साहब ने भी शायद दोहराया था यार। जी जी, ठीक। तो बस ये बहुत है ना, और क्या चाहिए इसमें, ये मतलब। अच्छा साहब, मैं वैसा भी जो तफसीर का जिक्र आया ना, मैं ये है तारुफुल फुरकान आलिमी फ़लसफ़ा व मज़हब के तनाजुर में ना, तो ये पहली जिल्द मेरे पास बाकी भी हैं यहाँ पर। मैं अच्छा, इसके अंदर नसीम साहब ने ये अपना तफसीर का पूरा पस मंज़र ये जो लिखा ना, तो उसमें आगे उन्होंने लिखा, फिर ये सफ़र नंबर 8 है, फिर अल्लाह ने मौलाना मोहम्मद तासीन से मिला दिया। वो उलूम इस्लामी का समंदर हैं और सरापाए सिद्क़ व खुलूस हैं। उन्होंने दस्तगीरी फरमाई, उनके फैज़ नज़र से दिल का चोर खामोश हो गया और मेरा रास्ता मेरे सामने रोशन हो गया। उन्हीं के इशारे से इस कार अज़ीम की इब्तिदा हुई, उन्हीं की हिदायत से काम मुकम्मल हुआ। ये कहना एतराफ़ हकीकत के सिवा कुछ नहीं कि कलम मेरा था, हाथ उनका। अगर इस खिदमत में कहीं कोई खूबी है तो वो मौलाना मोहम्मद तासीन की हिदायत और रहनुमाई का नतीजा है, और जहाँ जहाँ कोई कोताही है वो मेरी कम इल्मी और बेवजाती की वजह से है। ठीक है, इतना कहते हुए मुझे कोई आर महसूस नहीं होती कि मैंने इस काम की तकमील के लिए अपनी ज़िंदगी की शमा को दोनों तरफ से जला दिया और वो पिघल कर मेरी अंगुलियों में से बह गई। तो ये इन्होंने पूरा बयान इसी तरह किया। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ साहब, अब जैसे उस दौर में वालिद साहब की वफ़ात 1998 में, जी ठीक है, तो यानी पीराना साली थी वो उस वक़्त, लेकिन काम वगैरह एक्टिव थे गालिबन। तो हमारे यहाँ जब अफ़गान तालिबान वगैरह का भी एक पूरा सिलसिला आया, और आपके पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो देवबंदी मकतब वालों के लिए तो बहुत एक आइडियल के खिलाफत का जिंदा फलाना ये सारा हमारे यहाँ होता रहा। तो उस वक्त वालिद साहब का कोई तबसरा या उनसे कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक़, कोई इस तरह की कोई यादें भी हैं आपकी कोई? ये तो आपने बहुत पुरानी बात एक छेड़ दी है और मुझे चीज़ जहन में आ गई। वो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक वफ़द आया था पाकिस्तान। अच्छा। वो कराची भी आया और यहाँ उनकी मुख्तलिफ़ उलमा कराम के साथ उनकी मुलाकातें थीं, और उस वफ़द का बुनियादी जो ख़्याल था वो ये था कि हम चूँकि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है, तो हम यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर इस्लामी निज़ाम मईशत के हवाले से कुछ उलमा कराम से मुशावरत करें कि किस तरह से हम उस निज़ाम को बना सकते हैं और बेहतर तौर पर चला सकते हैं। तो मुझे याद है हमारे वालिद साहब के पास घर में एक आलिम दीन थे, बिनोरी टाउन के ही फाजिल थे, मुफ्ती मोहम्मद जमील ख़ान साहब। अच्छा। और एक मौलाना अनवर बदख्शानी साहब थे जो अभी जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, शेखुल हदीस थे, और मौलाना बिनोरी साहब के साथ उनकी पहली निस्बत भी थी ये, और वो उनकी दामादी में भी थे। तो ये दो हज़रात जो है उन लोगों को लेकर आए। ये मैं आपको बता दूं कि मौलाना अनवर बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये ख़ुद अफ़गानिस्तान से, बदख्शां से इनका ताल्लुक़ था। तो ज़ाहिर है कि वहाँ के जितनी उलमा कराम थे उन सब से वाक़फ़ियत थी। तो निज़ाम मईशत के हवाले से अब कोई बात हुई, मशवरे की बात आई, तो उन्होंने कहा कि आपको मौलाना तासीन साहब से मिलना चाहिए। तो ये मुझे याद पड़ता है कि 4-5 लोगों पर मुश्तमिल एक वफ़द था जो हमारे घर पर आया था, और वालिद साहब के साथ काफ़ी देर इस पर तबादला ख़्याल होता रहा। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाना हमें इस मामले में कोई गाइडलाइन दें, कुछ रहनुमाई करें, उनकी हम किताबों को पढ़ें। तो वालिद साहब ने ख़ुसूसी तौर पर मुझे जो याद पड़ता है और साफ़ ये कहा कि देखें, मैं इस मामले में आपकी इस तरह से रहनुमाई नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क का निज़ाम मईशत बनाने के लिए, कायम करने के लिए वहाँ के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी, बूद व बाश, रहन सहन, मिजाज, और वहाँ के जो उमूमी जो माशी हालात हैं, वहाँ के जो इक़्तिसादी मसाइल हैं, मैं उससे चूँकि नावाकिफ़ हूँ।
तो और कोई भी निज़ाम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप बेहतर मशवरा उनसे लें कि जो इस पूरे निज़ाम से और पूरे सिस्टम से वाकिफ़ हों। तो अलबत्ता यह है कि आपको इस तरह के वहाँ के जो कुछ ऐसे जय्यद किस्म के लोग हों जो उस पूरे निज़ाम और सिस्टम को जानते हों या उनकी वाकफ़ियत हो, तो उनसे मशवरा करेंगे तो मेरे ख़्याल है ज़्यादा बेहतर और मौसर रहेगा। अच्छा, लेकिन उनकी एक तसल्ली और तशफ़ी के लिए ये ज़रूर कहा कि इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत ही गैर मामूली आलिम दीन है जिनका इक़्तिसादियात पे, मईशत पे एक बहुत गहरी नज़र है, और उनका नाम है हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। और आप उनसे मिलें, उनसे मुलाकात करें, मुमकिन है कि वो आपको इस मामले में कोई बेहतर रहनुमाई और मशवरा दे सकें। तो फिर उसके बाद यही हुआ कि वो हज़रात वाले साहब के बाद फिर हज़रत तकी उस्मानी साहब के पास भी गए, और ज़ाहिर है कि वो एक बहुत ही गैर मामूली इल्मी शख्सियत हैं और उनका एक बड़ा इल्मी काम भी है इस मैदान में। और वहाँ पे जब वो गए तो जो मेरे इल्म में बात है, मुझे वाले साहब ने बात बताई थी कि वहाँ पे गए और उन्होंने अपनी कुछ किताबों का जिक्र किया कि आप किताबें ले जाएं और वहाँ पे इनका मुताला करें और उसको पढ़ें। हो सकता है शायद इससे हट के कोई और बात भी हो, लेकिन बुनियादी और मजमूई बात ये थी कि हज़रत तकी उस्मानी साहब ने ये बाकायदा उनको रहनुमाई दी कि आप ये किताबें ले जाएं, पढ़ें और उसके बाद जो मुमकिन हो सकता है उसमें कर लें अमली तौर पे। 6 महीने के बाद या चंद महीनों के बाद, ये मुझे तारीख़ याद नहीं है, वो वफ़द वापस आया पाकिस्तान, और कराची में भी कुछ मज़ीद उलमा कराम से दोबारा उनकी मुलाकातें हुई। हमारे वाले साहब के पास भी आए और उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मौलाना आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल 100% दुरुस्त थी, क्योंकि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो शुरू में आपने बात की थी, हम मशवरे तो हमें बहुत सारे लोगों ने दिए और कई लोगों ने कहा कि आप ये किताबें ले जाएं या फ़लाँ की किताबें पढ़ लें या फ़लाँ की चीज़ें पढ़ लें, नाफिज करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। जो आपने ये बात फरमाई थी वो बिल्कुल 100% दुरुस्त थी कि जब तक कोई भी उस निज़ाम से, वहाँ के रहन सहन से, वहाँ के माहौल से, लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी से, ख़यालात से, फ़िक्र से, जब तक वो पूरी तरह से आगाह नहीं है, तो आप उसके बग़ैर जो है कोई निज़ाम मईशत का कायम करें और उसका सिस्टम, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो हम इस बात का एतराफ़ करते हैं और हम आपको इस मामले में फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले में आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो एक तो वाक़या ये मुझे याद आ गया। दूसरे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। हमारे वाले साहब के पास जो है कई अहले इल्म का भी एक नाम था, सैयद वसी मज़हर नदवी साहब, जो गालिबन सूबाई वज़ीर भी रहे। अच्छा। और वाले साहब के ये हैदराबाद के मेयर रहे किसी ज़माने में, उससे पहले ये शायद जनरल ज़िया का दौर था ये, और तो जमात इस्लामी का ताल्लुक़ होगा, शायद जमात इस्लामी से ही उनका ताल्लुक़ होगा। और वो एक मरतबा जब यहाँ पर कराची में वो हाजियों को पोर्ट पर जाते थे, वो बहरी जहाज़ जाता था, उनको रुख़सत करने के लिए जब वो आए तो वो अक्सर फिर हमारी मजलिस इल्मी आ जाया करते थे बिला तकल्लुफ़, चूँकि बहुत पुरानी दोस्ती थी, एक ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कई मरतबा वाले साहब को ऑफ़र की कि आप हमें बताएं कोई मेरे लायक कोई खिदमत, कोई काम, लेकिन वाले साहब का चूँकि इन चीज़ों का मिजाज था नहीं कभी कोई इस तरह कोई खिदमत लेना, कोई जगह लेना। हालांकि उन्होंने यहाँ भी कहा कि मजलिस इल्मी के लिए आप हमें बताएं तो हम आपको कोई जगह सरकारी तौर पर ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो वाले साहब कहते हैं नहीं, देखें आपकी हमारी दोस्ती एक ताल्लुक़ एक इल्मी बुनियाद पर है, और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई ऐसा तसव्वुर जो आ जाए कि जिसमें कोई गर्ज़ और मफाद की सूरत सामने पैदा हो। तो वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करते थे। और कोई इस तरह की पेशकश कभी हुई इनको, कोई हुदों की पेशकश? जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपनी उस पर मजमून में भी ये बात लिखी है, और मैं यहाँ पर उसको ज़िम्नन में अर्ज़ कर दूँ। एक मरतबा एक जस्टिस थे गुल मोहम्मद साहब, इंतकाल हो गया। जस्टिस इबादत यार ख़ान साहब थे। मैं चूँकि वाले साहब के साथ अक्सर वफाक़ी शरीय अदालत की जो उनकी मजलिसें होती थी या उनके इजलास होते थे, तो मैं वाले साहब के साथ जाता था। उस ज़माने में सूद के हवाले से काफ़ी बहसें भी चलती रहीं, तो वाले साहब का अपना एक मौक़िफ़ जो था वो तहरीरी तौर पे ले जाते और उसको पढ़ते, बयान करते। उसके बाद चैम्बर में ये हज़रात जो है वाले साहब को बुलाते थे, चूँकि ज़ाहिर एक इल्मी ताल्लुक़ तो सबके साथ था। तो जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब ने 2 मरतबा उन सब हज़रात के सामने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में
उलमा, आप मौलाना तासीन साहब जैसे आलिम दीन जो है इनको यहाँ पर होना चाहिए। और मौलाना से हम खुसूसी गुजारिश भी करते हैं कि आप इस मामले में अगर हमारा साथ दें तो फिर हम आपके लिए कुछ कोशिश करें। जस्टिस इबादत यार ख़ान साहब मरहूम वो भी मौजूद थे, जस्टिस गुल मोहम्मद साहब वो भी मौजूद थे, मैं भी बैठा हुआ था, मैं उस वाक़े का नहीं गवाह हूँ। तो इन सब हज़रात ने कहा कि मौलाना तासीन साहब से बेहतर हमें कोई बंदा मिल नहीं सकता जिसका जदीद और कदीम उलूम पे उनकी दस्तरस भी है, एक महारत भी है। लेकिन वाले साहब ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये बहुत बड़ा मनसब है और मैं इस मनसब का अपने आप को अहल समझता नहीं हूँ। यानी मना करने के शाइस्ता अंदाज था ये। बहरहाल उनका मिजाज था भी नहीं। एक तो होता है ना, तो थे ना वो कह रहे अहल नहीं हो, तो बेअहलियत तो थी लेकिन उनको चूंकि करना नहीं था या वो अपने आप को समझते थे मुझे आज़ाद रहकर ज़्यादा उसमें वो होता था। तो लेकिन तंजील रहमान साहब ने अपने मजमून में ये बात लिखी है कि मैंने मौलाना से पूछे बग़ैर बाकायदा एक समरी मैंने बनाई और उस पर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान साहब सदर थे, उनको मैंने भेजी और कुछ नाम मैंने तजवीज़ भी किए, उसमें मौलाना का भी नाम शामिल था। तो लेकिन बहरहाल वो कहते हैं वो समरी जो है वो फिर ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गई, वो मामला रुक गया था। वो इस तरह की ज़िंदगी में कई ऑफ़र्स आई। ठीक, अच्छा एक चीज़ अभी आपने तक़ी उस्मानी साहब को भी जिक्र किया था अफ़गान तालिबान के ज़माने में, तो उनके साथ कोई याददाश्त, कोई ताल्लुक़, क्योंकि मेरा ख्याल वालिद साहब और उनके कोई आपस में किसी मसले पे कोई एक तहरीरी कोई एक दूसरे पे नक़्द का भी कोई सिलसिला गालिबन हुआ था, कोई ऐसी याद? ये मुझे याद है कि वो एक हज़रत तक़ी उस्मानी साहब ज़ेदा मजदहू उनका एक किताबचा शाया हुआ था किस्तों पे ख़रीद व फ़रोख्त के उन्वान से। तो किताबचा वालिद साहब तक पहुंचा, उन्होंने उस पर हज़रत को एक ज़ाती नोयत का ख़त लिखा था। अच्छा। और वो ख़त बाकायदा फिर बाद में अल-बलाग़ जो उनका शुमारा है दारुल उलूम का उसमें शाया भी हुआ था। लेकिन उसमें वालिद साहब ने कुछ जगहों पर जो इल्मी एतराज़ात और नुकात उठाए थे उसका जवाब मुफ्ती साहब ज़ाहिर है कि वो अक्सर सफ़र पे होते हैं, वो जवाब नहीं दे सके, तो उनकी जगह पर उनके दारुल इफ्ता के ही एक मुफ्ती साहब थे, उन्होंने उस पर जवाब लिखा था। तो उस पर हमारे वालिद साहब को थोड़ी सी नागवारी का इज़हार हुआ। एहसास भी हुआ कि भाई जब मैंने ज़ाती तौर पर उनको ख़त लिखा था तो उनको जवाब देना चाहिए था। बहरहाल वो 2 साल के बाद उस ख़त का जो जवाब था वो अल-बलाग़ में शाया हुआ। फिर वालिद साहब ने उस जवाब पर भी फिर एक और जवाब तहरीर किया और फिर उनसे गुजारिश की कि इस पर जो है इसको शाया भी किया जाए। तो बहरहाल ये अहले इल्म में तो बहरहाल ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन साहब का मैंने आगे अगर हमारा टाइम बचा तो जिक्र करना इस्लामिक बैंकिंग के वो बानी और वालिद साहब जो है उसके, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। और चूँकि ज़ाहिर है कि हमारे वालिद साहब ने दारुल उलूम नानकवाड़ा में पढ़ाया और उस ज़माने में पढ़ाया कि जब ये हज़रात ज़ाहिर है कि तालिब इल्म ही थे, तो हमारे वालिद साहब का बहुत ज़्यादा इकराम और एहतराम वो करते हैं। हाँ, लेकिन चलो एहतराम इकराम के ऊपर भी मैं आखिर में चाह रहा था करूँ, लेकिन यहाँ पर हमने किसी से इस तरह की कोई रिवायत सुनी है, पता नहीं कहाँ तक ठीक है। आपकी जब वालिद साहब की वफ़ात हुई तो उनकी तदफीन के हवाले से शायद आप वरसा ने कोई कोशिश की कि उनके किसी कब्रिस्तान में कोई दफनाए, लेकिन वो इजाज़त नहीं मिली, कोई इस तरह का भी कुछ केस वो क्या है? बस वो मेरा ख्याल था कि हमारे जो मदरसा है जामे उलूम इस्लामिया बिनोरी टाउन, और उस वक्त कुछ कोशिश की गई थी उन हज़रात की तरफ से कि अगर वहाँ पे दारुल उलूम में कोई जगह मिल जाए, तो मेरे ख्याल है शायद वहाँ से इनकार हो गया था इसी बात पे। लेकिन जब ख़ानदान में हम बैठे हुए थे, उनकी तदफीन से पहले की बात थी, तो मैंने यही गुजारिश की थी अपने सब भाइयों से और अपने दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब से कि वालिद साहब की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि आम कब्रिस्तान में तदफीन हो। तो मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश यही है कि उनकी आम कब्रिस्तान में तदफीन हो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके किसी इदारे में हो। तो इदारा वालों ने ख़ुद भी इसको वो मुनासिब नहीं समझा, तो उनकी ख्वाहिश ही पूरी हुई। चले बहरहाल खैर। अच्छा, एक और, अब जैसे मैं तो कहता हूँ कि हमारे दौर की जो मुज्तहिद मुतलक़ या मुज्तहिद शमूली है मोहतरम गामिदी साहब, तो गामिदी साहब ने तो काम की इब्तिदा में 70 के आखिर और 80 की पूरी दिहाई और फिर 90 की पूरी दिहाई तो उनका काम शुरू हो चुका था, और उनके ख़यालात में नक़्द का और इस तरह का भी सिलसिला। तो कोई ऐसी कोई याद आपको है कि गामिदी साहब का भी वालिद साहब से कोई ताल्लुक़, या उनके ऊपर कोई वालिद साहब ने कोई उन पर तबसरा किया हो, कोई नक़्द किया हो, कोई इस तरह? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। अलबत्ता ये है कि हज़रत मोहतरम गामिदी साहब का भी वालिद साहब के साथ एक ताल्लुक़ रहा,
और वो उनको बड़ी एक गैर मामूली इल्मी शख्सियत समझते थे, और ख़ुसूसन इक़्तिसादियात के मामले में। बल्कि मुझे यहाँ तक याद है कि जब गामदी साहब के दुरूस का सिलसिला ये हैदराबाद में जो एक जगह थी वहाँ पर जो है दानिशरा के नाम से, वहाँ पर उनकी एक मजलिस हुआ करती, जब वो कराची तशरीफ़ लाते थे, मुझे वालिद साहब की ताकीद थी कि आप उस मजलिस में ज़रूर जाया करें। अच्छा, तो अगर कोई ऐसा इल्मी इख्तलाफ वाली बात होती या कोई और चीज़ होती, लेकिन तो साहब आपके वालिद साहब को आने का कोई आपको याद है उस वक्त कभी आते हों वहाँ पर, या उन्होंने? मुझे याद नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने ख़ुद गामदी साहब से मालूम किया तो उन्होंने ख़ुद इस बात का इजहार किया कि उनके साथ मेरी मजलिसें रही हैं। अच्छा, और उनकी मुलाकातें भी रही हैं। नहीं, क्योंकि आपका तो एक लिहाज से मेरे ख्याल से गामदी साहब के साथ एक फ़िक्री और एतक़ादी मसले की तो मुझे नहीं पता कोई ताल्लुक़ आपका बनता है नहीं, लेकिन हमारे जो हसन इलियास साहब मेरे ख्याल से आपके भांजे लगते हैं, जी बिल्कुल, गामदी साहब के दामाद और इस वक्त के दायरे में, तो मैंने इसलिए भी पूछा कि शायद उस हवाले से हसन साहब ने या ख़ुद गामदी साहब से आपकी भी एक दो मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कोई इस पर ज़िक्र किया हो? ज़िक्र किस हवाले से? के वालिद साहब से, बल्कि आपने बता दिया ना कि उनका ये था जी कि जी इख्तलाफ तो खुद गामदी साहब ने आपको बताया कि उनका भी आना जाना जी था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं हालिया कुछ अमेरिका जो गया हुआ था, और वहाँ उन्होंने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से, फिर मैंने भी कुछ चीज़ें पूछी तो उन्होंने इजहार किया कि उनके साथ मुलाकातें रही हैं। अच्छा जी जी, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। एक और चीज़ मैं, हाँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वालिद साहब की रेडियो की भी और शायद कुछ टेलीविज़न वगैरह पे भी उनके कुछ प्रोग्रामात वगैरह, रेडियो को तो आपने बताया कि वो सारा जमा किया तो 400 से ज़्यादा मकालात या मज़ामीन, टीवी के भी काफ़ी प्रोग्राम। हाँ, टीवी पे मैंने ये पूछना था ना कि यानी जिस दौर में मेरे ख्याल से 80-90 की दिहाई, बल्कि हमारे यहाँ तो 2010-12 तक ये बहुत मसला रहा, और हमारी जो याददाश्त है इस हवाले से वो 1997 के बाद से है मेरी अपनी, तो उसमें तो हमें याद है कि टीवी तोड़ना बड़ा फैशन था और आना जायज़ नहीं है, हराम है, और बड़े इसके ऊपर आपके मजहबी उलमा सबका, तो वालिद साहब उस दौर में 70-80 की दिहाई में आते थे टीवी, 80-85 की, तो इन हवाले से वो नहीं था। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि मौलाना तासीन साहब इस मामले में एक रोशन ख्याल थे और समझते थे कि ये जो जदीद आलात हैं इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए, और इसको दीन की तबलीग के लिए या दीन के बुनियादी जो मसाइल हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस ज़माने में जब टीवी पे आते थे, ये अव्वलीन उलमा में से होंगे, इब्तदा तो यही थी, और बल्कि मुझे याद है हमारे घर में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी, उस ज़माने में जो टीवी होता था वो वॉल वाला होता था। अच्छा, तो वो हिटाची का हमारे वालिद साहब ने कहीं से ख़रीदा होगा किसी से कह के, तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है वो हमारे घर में आया, और चूँकि वालिद साहब के प्रोग्राम आते थे तो वो हम फिर उसमें देखते थे वो। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि हमारे घर में हमारे अपने जो ख़ानदान के बड़े लोग हैं, अल्लामा बिनौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अहमदुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार साहब, ये जो बिनौरी साहब के दामादी में थे, हमारे मामू मोहम्मद बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हजरात आते थे हमारे घर में। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता, मेरी अपनी जो शऊरी ज़िंदगी है, जो शऊरी बसात है, उसमें मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने टीवी रखने पर जो है कोई शदीद इख्तलाफ मौलाना तासीन साहब से ज़ाहिर किया। अच्छा, क्योंकि ये हजरात का तो नहीं पता, लेकिन अलबत्ता बाहर के कुछ लोग जो थे वो टीवी पर इख्तलाफ करते थे, तस्वीरों पे भी ज़ाहिर है बड़ा शदीद इख्तलाफ था, लेकिन मौलाना इन चीज़ों को सरफ नज़र करते थे, मतलब अहमियत नहीं देते थे। वो कहते थे कि ये जो लोग आज एतराज़ कर रहे हैं कल इन्हीं की ज़रूरत और मजबूरी बनेगी। वो इसलिए मैंने पूछना, हमारा तो 2003 के दरमियान की बात है, जहाँ हम पढ़ते थे ना, मसलक दूसरा था वो सारा कुछ, तो उधर हमारे जो बड़े साहब मदरसे के उनके घर पे था, तो उसको बड़ा मायूब, यानी हमारे जो असातिज़ा में कुछ, और बल्कि एक उनके हमारे उस्तादों में से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में अवामी जलसे में तकरीर में कहा कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने घरों में टीवी है और वो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ा रहे फलाना, यानी वो अंदर से बहुत कराहियत करते थे भाई इस बंदे के घर में टीवी है, और वो आलिम जिनकी बात की जा रही थी वो सब टीवी पे भी आते थे। अच्छा, ये तो आप टीवी की बात कर रहे हैं, आपके तो इल्म में है कि लाउड स्पीकर पे भी फतवे लगे, टेप रिकॉर्डर पे फतवे लगे, रेडियो पर फतवे लगे। चलो वो तो बहुत पुरानी बात है, हाँ। भाई ये वालिद साहब आप चूँकि उनके बराह रास्त ताल्लुक़ और उस दौर में वो टीवी पे आते थे, तो मैंने कई हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ मैं इससे पूछ के फिर मैं थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ख़ुद अल्लामा तासीन साहब ने एक रिवायती उससे तालीम हासिल की, फिर कुछ जुज़ी और फ़ुरूई चीज़ों में उनका इख्तलाफ भी हुआ, वो मैं आगे इस पर।
तो वो ख़ुद इल्मी इख्तलाफ और अपने से इख्तलाफ रखने को इल्मी इख्तलाफ की जो एक रंगारंगी है जिससे हम फ़िक्र और इल्म आगे परवान चढ़ते, तो ख़ुद उसको क्या अहमियत देते थे? बहुत वेलकम करते थे। अच्छा। और उनको हमेशा इसका खुशी होती थी इस बात पर कि अगर कोई मेरी बात से इख्तलाफ करे और मेरे सामने उसको बयान करे तो वो उसको कबूल करते थे और बड़े शरह सदर से इसको कबूल करते थे। यही वजह है कि उनकी आप जितनी भी किताबें आप देखेंगे उस पर इब्तदा तौर पर जो उन्होंने ख़ुद अपनी किताबों पे मुकदमा लिखा है वो वाज़े तौर पर इसका एतराफ़ करते हैं कि मैं बहैसियत इंसान मुझसे ख़ता हो सकती है, इल्मी तौर पर सहव हो सकता है, कोई भी अगर कोई मेरी उस पर निशानदही करना चाहे, कुछ उस पर गुफ्तगू करना चाहे तो मुझे तो बहुत खुशी है इस बारे में। सही। अपने आप को वो अक्ल कुल नहीं समझते थे। ये अक्ल कुल वाली जो बात थी वो कहते थे हमने जब दीनी मदरसा पढ़ा था तो उस वक्त ये बातें हम अपने आप को समझते थे जब तालिब इल्म थे और हम समझते थे कि बस ठीक है यही कुछ है। लेकिन जब हमने खारजी दुनिया देखी, मसाइल देखे, हालात देखे, चैलेंजेस देखे, तो फिर हमें पता चला कि जो दीनी मदरसे की जो तालीम है ये मौजूदा जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, इसका उस तरह से हल पेश नहीं कर सकती। तो लिहाजा निसाब को बदलना चाहिए या उस पर बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से एक आखिरी सवाल फिर मैं आगे बढ़ना हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़ख़ीम और कई मेरे ख्याल घंटों में मुश्तमिल आपकी जो ख़ुद याददाश्तें देखने में तो आप बहुत कम उम्र के लगते हैं, लेकिन माशाल्लाह से आपकी बहुत वालिद साहब से एक ताल्लुक़ और लंबा आपका टाइम है उनके साथ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि क्योंकि जावेद साहब भी अपनी गुफ्तगू में और कुछ पॉडकास्ट वगैरह में उन्होंने कराची के उस दौर की मजलिसें, महफ़िलें, मुख्तलिफ़ुल फ़िक्र, मुख्तलिफ़ुल अक़ाइद, मुख्तलिफ़ुल ख़याल, अहले इल्म का अखट, मतलब बिल्कुल एक ज़ौक़ी साहब सूफ़ी तसव्वुफ़ के वो, और उधर से हमारे जोश साहब बिल्कुल दूसरे, वो कहते बड़े उनकी दोस्ती ताल्लुक़। और आपके वालिद साहब की महफ़िल का भी उन्होंने कुछ ज़िक्र किया था जावेद साहब ने, तो उसमें ऐसे कोई लोग जो आते हों यानी जिनको उस वक्त समझा जाता था बिल्कुल सुर्खे या मुल्हिद टाइप हैं या दादीन हो गए, जैसे रईस साहब या हमारे तकी साहब, और इस तरह के कुछ लोगों का भी था ना? बहुत लोगों का था। बल्कि मैं इसमें थोड़ी सी बात का थोड़ा सा इजाफा करूं। एक तो खालिद इसाक एडवोकेट जो बहुत बड़ा नाम था, जिनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। एक तो हफ्तावार उनके यहाँ मजलिस होती थी। अच्छा। और उनके यहाँ भी बहुत इल्मी लोग आते थे उसमें। दूसरी जो इल्मी मजलिस होती थी वो डॉक्टर मंजूर अहमद साहब के घर पर होती थी और उनके यहाँ भी बहुत वालिद साहब उसमें भी शरीक होते थे। लेकिन उससे पहले यहाँ इस किताब में बाकायदा एक डॉक्टर उज़ैर अहमद साहब जो माहिर माशियात रहे, उनका एक मजमून है और उन्होंने लिखा कि डॉक्टर इश्तियाक हसन कुरैशी जो जामे कराची के पहले वाइस चांसलर थे, मौलाना तासीन साहब के बाद उस ज़माने में आते थे और मजलिस इल्मी में इल्मी मजालिस होती थी, तो उसमें भी बड़े बड़े नाम आते हैं हजरात के। तो जैसे कि मैंने गुजारिश की उसमें नाम तो बहुत सारे थे और कुछ नाम ज़ाहिर है कि वो मेरे जहन में हैं भी। जस्टिस अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब जैसा नाम, बहुत बड़े जस्टिस भी रहे, वो आलिम दीन बहुत अच्छे थे। इस तरह से डॉक्टर इसरार साहब हो गए, शाह बलीगुद्दीन साहब हो गए, और जोश वगैरह या अदीब और इस तरह के रईस अमरोही साहब का तो आना जाना रहा काफ़ी ज़्यादा। और ज़ाहिर है कि जो किताबों के शौकीन थे, ये चूँकि कराची में ये पहली लाइब्रेरी थी इब्तिदा में मजलिस इल्मी, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई इल्मी अदबी ज़ौक़ का कोई बंदा जो है वो मजलिस इल्मी ना आता हो। सही। और ज़ाहिर है कि जब मजलिस इल्मी आएगा तो मौलाना तासीन साहब से भी उसकी मुलाकातें सही लाजमी होंगी। ठीक। अच्छा, अब मैं आगे थोड़ा से पूछना उनका दीनी मसलक और इल्मी मनहाज पे एक दो सवाल करूँगा। यानी मैं तो ख़ुद तालिब इल्म तो तकसीम ये करता हूँ ना, एक तो बिल्कुल आमी मेरे जैसे मुक़ल्लिद महज़ होगा वो कहीं ना कहीं, एक है मुज्तहिदीन मुतलक़ अबू हनीफ़ा, शाफ़ी, आजकल हमारे गामिदी साहब या सिस्तानी, ये जो शिया दुनिया के बड़े बड़े मुज्तहिदीन, एक उस लेवल के, एक है जो दरमियान में आता है, यानी जिनको हम मुज्तहिद मुतलक़ भी नहीं कह सकते लेकिन वो मुक़ल्लिद भी नहीं। अच्छा, मुक़ल्लिद के अंदर उलमा भी आते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बस हनीफ़ी फ़िक़्ह है तो उसी को हूबहू सही मान के उसी के रोशनी में जवाब देना। जैसे हम दारुल इफ्ता वगैरह में आप कोई फतवा ले जाए तो भाई ये सवाल है इसका, तो वो आपको जवाब दे के फिर बताएंगे भाई क़ुदूरी में है या अपना क्या कहते हैं दुर्र मुख्तार में है, फ़लाना में है। अब वालिद साहब को हम जब पढ़ते तो एक तो ये नज़र आता है कि वो उन मुतून उन सब से बहुत गहरी वाक़फ़ियत भी थे, डॉक्टर मंजूर साहब ने भी लिखा, उनकी किताबों से भी पता चलता है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है तालिब इल्म को तो जैसे उन्होंने कुछ इख्तलाफ भी किया जो चली हुई रिवायती फ़िक़ही आरा से, ठीक है ना। और आपने भी अपने वालिद साहब के बारे में जिस किताब के शुरू में जो लिखा कि उनका ये नुक्ता नज़र था कि बराह रास्त कुरान और सुन्नत से
मसाइल का इस्तेमाल। तो ये बात मेरी लंबी हो गई खामखा, तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ ना कि आप वाले साहब को कहाँ रखेंगे कि एक रासिख़ुल अक़ीदा पक्के किसी ख़ास मसलक के तनाजुर में रह के ही सब सवालों का जवाब देना या सोचना, या उसके अंदर ठीक है वो उन मसालिक के साथ उनका एक ताल्लुक़ सब कुछ था, लेकिन उससे हट के उन्होंने आज़ादाना गौर व फ़िक्र करके एक इज्तिहादी बसीरत के साथ उन्होंने कोई काम किया जिसकी वजह से रिवायत से उनका थोड़ा इख्तलाफ भी हुआ। जी देखें, मेरा अपना जो वाले साहब के हवाले से एक तबसरा है वो ये है कि वो फ़िक्री तौर पर तो या फ़िक़ही तौर पर तो इमाम हनीफ़ा के मुक़ल्लिद थे। अच्छा। लेकिन वो रिवायत के साथ साथ दरायत को अहमियत देते थे हमेशा, और वो यही कहते थे कि ऐसी रिवायतें जो असर हाज़िर में जो दरायती मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, अगर वो उसका कोई सैर हासिल, उस पर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, तो फिर कुरान और सुन्नत से जो है उसका रुजू करना, बराह रास्त उस पर करना चाहिए। लेकिन ये भी तयशुदा बात है कि हर मसले का हल ज़ाहिर है कि कुरान और सुन्नत से नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद फिर वो रिवायत को अहमियत देते हैं। और रिवायत में भी जिसकी जामे कोई रिवायत का तसव्वुर है, इमाम अबू हनीफ़ा का है या साहिबैन का है, तो वो उसको अहमियत हमेशा देते रहे। लिहाजा ये कहना कि जी वो किसी ख़ास एक मुक़ल्लिद फ़िक़्हा के वो मुक़ल्लिद रहे होंगे, ये तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ लोगों के अपने अपने परसेप्शंस हैं। कोई मौलाना को अपने ज़माने में कोई क्या कहता रहा, कोई क्या कहता रहा, कोई सोशलिस्ट भी कहता रहा। ये बताएं ना ताकि हमें पता लगे भाई असल में नहीं, ये तो लोगों के अपने परसेप्शंस है ना, लेकिन तो मौलाना तो बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम के एक दाई के तौर पर, लेकिन लोग उनके नाक़िदीन क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है नाक़िदीन तो सोशलिस्ट भी उनको कहते थे, कम्युनिज्म से मुतासिर भी उनको कहते थे, तो उनके कहने से तो ज़ाहिर है कि वो मसला नहीं बनता। लेकिन असल तो उनकी वो खिदमात हैं और वो चीज़ें हैं कि वो आया कहीं कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है या नहीं है। मतलब यही कह सकते हैं जैसे वो मैंने जैसे कहा कि वो बराह रास्त नुसूस से इस्तिंबात की ख़ुद अहलियत भी थी, ज़ाहिर तब थी तो ये सारा काम किया और उसके कायल थे। इसी वजह से शायद वो हमारे जो रिवायती रासिख़ुल सख्त जो मेन स्ट्रीम जो बन कहें या अहले सुन्नत के मसालिक, उनके यहाँ शायद वो इतने पसंदीदा इसीलिए शायद नहीं रहे, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कह सकते हैं, उसकी मौलाना खुद उसकी वजह बयान करते हैं और अच्छा। उनकी चीज़ों में या उनके दोस्त अहबाब ने जो मज़ामीन लिखे हैं वो यही कहते थे कि मौलाना चूँकि बहुत इल्म के तौर पर वो एक गहरी नज़र रखते थे और वो समझते थे कि हमारे अहले मदारिस जो हैं वो इतना ज़्यादा गहरा मुताला रखते नहीं हैं। तो ज़ाहिर है कि जब आपका बाज़ मामलात में सतही मुताला होगा तो फिर आपने तो वही फतवा ही देना है जो आपके मिजाज में है। बिल्कुल सही। मैं ये जो आपने कहा सुर्खे या इस तरह के अलक़ाबात उस वक्त उसी तरह के लोगों को नवाजे जाता है। अब जैसे उबैदुल्लाह सिंधी साहब को ले लिया या इस तरह के लोग, हिफ्ज़ुर रहमान साहब भी किसी हद तक मेरे ख्याल से इस तरह के जो सख्त मुतून और फ़िक़ही उस तक़लीदी जहन में रहने वाले लोगों को शायद वो भी नापसंद है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना जो है वो उबैदुल्लाह सिंधी और शाह वलीउल्लाह से ज़्यादा इस मामले में मुतासिर रहे हैं। सही। और उनको ज़्यादा उन्होंने पढ़ा भी है। अच्छा, सिंधी साहब के साथ भी सही। लेकिन इसका कहीं वो इजहार करते नहीं हैं। सही ठीक। अच्छा चलो, ये तो मैं चाह रहा था कि इसके अंदर ये वाली मैं चाह रहा हूँ कि उनकी माशियात और इसके हवाले से उनकी फ़िक्र पे मैं इंतहाई इख्तिसार का कुछ चीज़ें आपसे एक तालिब इल्म टेस्ट करने के लिए ज़ायक़ा ना तफसील पे इंशाल्लाह फिर हम आपसे कभी फिर बात करेंगे। अच्छा वैसा मैं चूँकि असल में तो हमारा मकसद ये था ना कि पहले तो वालिद साहब के हवाले से हम जानकारी हासिल करें, पूरा एक इल्मी फ़िक्री आपका ज़ाती ताल्लुक़। असल जो चीज़ उनकी है ना वो तो उनकी फ़िक्री ख़िदमात, इल्मी ख़िदमात और कुछ ऐसी चीज़ें इस्लामी मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर उनके कुछ ऐसे जिसको हमारे यहाँ मदरसों की ज़बान में उसमें कहते हैं शुज़ूज़ उनके, ठीक है ना, और रिवायती उससे क्या इख्तलाफ अपने मुआसिरीन से। तो इस पे तो इंशाल्लाह हम कभी आपसे किसी और मौके पर सिर्फ इसी पर ही बात करेंगे। यानी यूँ समझ ले हमारे दोस्त कि तमहीद पूरी हो गई, असल मौजू हम आगे करेंगे। लेकिन उस तमहीद में मैं सिर्फ टच करने के लिए सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहूँगा कि उस दौर में सूदी निज़ाम, गैर सूदी निज़ाम या उससे पहले हमारे इश्तराकियात, सोशलिज़म, कम्युनिज़म, फिर इस्लामिज़म, ये सारी एक बहसें चल रही थी, काम हो रहा था, कुछ लोग उधर घसीट रहे थे, एशिया सुर्ख़ है तो एशिया सबज़ है, और ये सारा उस तनाजुर में एक तो मईशत पे हमारे यहाँ काम, और दूसरा हमारे यहाँ सूद और बैंक का सूद और इसके ऊपर पूरी एक बहसें हुई। फिर हमारे यहाँ बाकायदा एक इस्लामिक बैंकिंग के नाम से एक पूरा निज़ाम को मुतारिफ़ कराया गया उस पर। तो इन सब पे वालिद साहब का काम है। यानी ये जो मैं आखिरी चीज़ें बता रहा हूँ ये तो मैंने तालिब इल्म की तो बहुत अजीब अंदाज से ये बताया होगा, हक़ अदा नहीं होता, लेकिन बस आप मुझे मुख्तसर कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि यानी उनका
बुनियादी तौर पर रिबा, सूद, इस्लामिक बैंकिंग, गैर इस्लामिक बैंकिंग, इन हवाले से, और वालिद साहब इस्लामिक बैंकिंग वगैरह को नहीं कबूल करते थे, उसके नाक़िद थे, तो इसकी क्या थोड़ा सा बस आप देखें। इसमें बहुत इख्तिसार के साथ अगर मैं उनकी जो किताबें हैं उसका मैं अगर आपको हासिल कलाम बताऊं तो सिर्फ चंद जुमलों में ये है कि मुरव्वजा जो इस वक्त इस्लामी बैंकारी का तसव्वुर है, उसकी जो बुनियाद है वो मफरूज़ों पर कायम है। अच्छा, ये वालिद साहब कहते हैं, ये उनका ख्याल है। और मफरूज़ा इस बुनियाद पर कि बैंक तिजारती इदारा नहीं बन सकता एज़ पर कानून, मतलब ज़ाहिर है कि जो कवानीन है बैंक के बारे में जो मौजूदा सूरत हाल में जो चीज़ें सामने ज़ाहिर में आती हैं कि वो ये कारोबार भी कर रहा है, वो जो इजारे के तौर पर वो जो बिज़नेस कर रहा है, या वो मुजारबत के तौर पे जो काम कर रहा है, तो ये मुजारबत और इजारा चूँकि एक मईशत की बुनियादी रूह है, बुनियादी तसव्वुर है, अगर ये इतना ही अहम है और जो कि है अहम, तो फिर मुरव्वजा जो इस्लामी बैंकारी है उसमें ये दोनों सूरतें मौजूद नहीं हैं। उसमें आपको मुराबहा मुआजला की सूरत आपको मिलेगी या उसमें और दूसरी सूरतें मिलेंगी। अब वो ख़ुद बैंक जो है वो फ़र्ज़ कर लेता है कि मिसाल के तौर पर अगर 50 लाख रुपए बैंक के पास पड़े हुए हैं और 50 लाख रुपए किसी फैक्ट्री के हैं, तो वो फैक्ट्री के साथ वो जो भी मामला मुआहदा करता है वो किस कानून की हैसियत से करता है, वो तो एक मफरूज़े की बुनियाद पर करता है, वो इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर बनता है। तो ये तो आपके जो स्टेट बैंक के जो कानून है, रूल्स है, उसमें तो बैंक जो है वो किसी भी किस्म का कोई तिजारती मामला या बिज़नेस का मामला वो कर ही नहीं सकता है। तो उसके लिए मफरूज़ों की बुनियाद पर कुछ शक्लें इसमें सामने आती हैं, जिस पर मौलाना तासीन साहब कहते हैं कि ये मतलब इस्लाम के नाम को और इस्लामी इस्लाहात का इस्तेमाल करके जो है उसको इस्लामाइज्ड करने की कोशिश की है। तो ये एक बुनियादी उनका इख्तलाफ है। बाकी तो ज़ाहिर है कि जो अहले इल्म है, जो उन पर काफ़ी चीज़ें लिखी भी गई हैं और उसका जवाब भी मौजूद है, तो वो अपनी नहीं में तो चूँकि उनके जागीरदारी भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला रहा, इंडिया ने ख़त्म कर दिया, फिर हमारे यहाँ बहसें हुई, भुट्टो साहब ने इसको किया तो हमारे यहाँ शरी अदालत ने बाकायदा केस लगाई गया कि ये कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून है जागीरदारी का ख़ात्मा। मौलाना चूँकि सरमादाराना निज़ाम के मुखालिफ है बुनियादी तौर पर, वो समझते हैं कि ये जो पूरा इस वक्त निज़ाम है अंग्रेज़ के जाने के बाद वो एक सरमादाराना निज़ाम की शक्ल में, तो उसके बाद आपको पता है कि एक फ्यूडल सिस्टम है, उसमें जो ताकतवर लोग हैं उनके पास ज़मीनें, उनके पास जायदादें, और वो एक ख़ास मकसद के लिए अपने ताकत के तौर पर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसमें एक शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। तो इसी के तनाजुर में हमारे यहाँ वो पूरी बहस आती है, मिल्कियत है या नहीं, अगर मिल्कियत है तो क्या जो सोर्स ऑफ इनकम है उन पे भी है या नहीं, ये सारी बहसें वाले साहब की। तो मेरा ये ख्याल था कि हम मुजारियात पे, इसके साथ साथ मुजारिबात, शिरकत और इजारा, इस पे इनके मजमून है, और इसी तरह किराएदारी बड़ा मसला है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे इस्लामिक बैंकिंग को अगर वो नहीं सही समझते थे और रिबा को तो सही समझ नहीं सकते, ठीक है ना, जो खालिज जिसको हम सूद वगैरह कह देते, तो फिर ये भी कि भी उनका फिर कोई मुतबादिल क्या खद खाल देखिए इसमें एक और उसमें खुलासे की बात सिर्फ इतनी है, और वो ये है कि मौजूदा जो बैंकिंग का निज़ाम है वो चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग हो या इस्लामी बैंकिंग है, ये कर्ज़ों पे चल रहा है। तो बिल्कुल कर्ज़ की बुनियाद पर ही सारे मामलात होते हैं, यानी आप आम आदमी से जो कर्ज़ लिया जाता है और फिर बड़े जो सरमादार तबके को जो कर्ज़ फराहम किया जाता है उससे फिर जो नफ़े की सूरत बनती है, मतलब वो ख़ुद अपनी कोई चीज़ जो है। हाँ, अगर मौलाना तासीन साहब ये कहते हैं कि अगर बैंक जो है कोई तिजारती इदारा बन जाए और अपनी कोई बिल्डिंगें, अपना कोई बिज़नेस, अपनी कोई चीज़ें करे तो ठीक है, जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात हाँ नहीं, मैंने कहा इन सब पे ना, ये तो आप 2-3 जुमलों में उसमें हम तो बात कर नहीं सकते क्योंकि हमारा गुफ्तगू का दौरान वैसे भी तैयार। तो मैं सिर्फ ये बता रहे थे कि हम इन चीज़ों पे कभी आपसे या कोई और, जिससे अभी एक चीज़ और भी पूछनी, जैसे उनकी किताबें मुतबादिल सूदी निज़ाम के दावे, ठीक है ना, इसके अलावा बैंकिंग का पूरा सिस्टम, ज़मींदारी जागीरदारी का मैंने बताया, फिर हमारे यहाँ माशी मसावात के हवाले से बड़ी बहसें रही है, कुछ कहते बिल्कुल नहीं है, कुछ कहते बिल्कुल है, जो हमारे सोशलिस्ट वो तो कहते होना ही यही चाहिए। फिर हमारे यहाँ कुछ उलमा उन्होंने कहा नहीं, मसावत नहीं, अदल का हुक्म देता फलाना, तो इस बहस के अंदर भी वालिद साहब का पूरा वो है। फिर उनके बाज़ नज़रियात पे उस दौर में, और अभी भी शायद कुछ लोग नक़्द वगैरह करते, उस हवाले से भी मैंने आपसे कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन अब चूँकि टाइम हमारा जो तय था आपसे
वक्त मैंने लिया था, और जो बुनियादी मकसद था कि एक इंट्रोडक्शन, तारुफ, मेरे चैनल को एक मज़ीद एक जो है ना फ़ख्र हासिल हो जाए कि भाई हमने कितने बड़े स्कॉलर पर एक गुफ्तगू रखी, तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। लेकिन इन चीज़ों पर मैं आपसे इंशाल्लाह, तो अभी जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में भी शायद अब लोगों को पता लगा या वो रग़बत हुई है, तो वालिद साहब पे कोई PhD MPhil वगैरह भी शुरू हो चुका है। जी जी, इंशाल्लाह ये काम आगे ही बढ़ेगा। जी जी, अब तक तकरीबन कुछ 4 MPhil हुए हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और 2 PhDs हो चुके हैं। सही। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर उस तरह का कोई बंदा जिन्होंने बाकायदा उस पर रिसर्च, उनके काम पे बारीक बीनी से, तो अगर किसी ऐसे शख्स से भी अगर हमारा आप रब्ता करवा दे या हो जाए, तो हम उनके साथ भी इस तरह की कुछ चीज़ों पर भी इंशाल्लाह करेंगे। बस आखिर में हम आपसे एक सवाल ये करेंगे कि आप क्या कहेंगे कि एक शख्स जिन्होंने जो पूरा हमने तारुफ, पस मंज़र और उनका पूरा फ़िक्री सफ़र, एक शख्स जिन्होंने अपने रिवायती उससे काफ़ी हद तक फ़ासले पे चले गए, अपने एक क्या कहना चाहिए आज़ादाना इल्मी तहक़ीक़ की बुनियाद पे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मुआशरा फिर ऐसे लोगों को कोई कदर नहीं करता, या ऐसे लोगों की ज़िंदगी में क्या ऐसा आपको लगता है कि उनके लिए परेशानियाँ, मुश्किलात और मसाइब, और जो नए स्टूडेंट जो इस तरह के लोग करते हैं उनके लिए कोई, अगर आप देखें अपने वालिद साहब की ज़िंदगी से कोई चीज़ बताएं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि माशरा ज़ाहिर है कि ऐसे लोग जिनके मिजाज में ये हो कि वो तशहीर के कायल ना हो, वो इस बात के कायल ना हो कि उनके पीछे आगे मुरीदीन की फ़ौज हो, वो इस बात के कायल ना हो कि उनको बहुत ज़्यादा उरूज हासिल हो, वो इस बात के कायल नहीं थे कि उनके पास दौलत की फरावानी हो, हशमत हो, प्रोटोकॉल्स हो। ज़ाहिर है कि ऐसे लोग माशरे में ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन मुझे वालिद साहब का एक जुमला याद है, और वो इल्मी तौर पर मैं उसको आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उनकी जब ये पहली किताब शाया हुई, इस्लाम की आदलाना इक़्तिसादी तालीमात, तो मैं सोचने लगा कि ये किताब जो काफ़ी तादाद में छप गई है, तो किस तरह से इसको फ़रोख्त करेंगे। तो पहली बात तो ये थी कि वालिद साहब की तरफ से सख्ती से इस बात की हिदायत थी कि मेरी जितनी भी तहरीरें हैं वो बराए फ़रोख्त नहीं हैं, बराए इस्तिफ़ादा हैं, और कोई भी अगर मेरी किताब को लेना चाहे तो बिल्कुल आप उसको बग़ैर किसी मुआवजे के उनको दे दें। तो मैंने फिर भी उनसे ये सवाल किया कि फिर ये लोगों तक पता कैसे चलेगा कि आपकी फ़लाँ तहकीक है या फ़लाँ आपका इल्मी काम है। तो उनका बहुत सादा सा जुमला था कि फूल को और खुशबू को तशहीर की ज़रूरत नहीं होती। तो वक्त के साथ साथ लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, और अल्लाह का शुक्र है आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मौलाना तासीन साहब को अपनी इल्मी तहकीकी फ़िक्री तहरीरात में, मक़ालात में उनको कोट करते हैं, उनके हवाले लिखते हैं। तो मेरे ख्याल के पाकिस्तान में कोई बंदा मईशत पे और उसका मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई काम करता हो, कोई भी, जी बिल्कुल, वो इनसे नावाकिफ़ हो, मुमकिनात में से, यानी उनका इतना काम है, ओरिजिनल काम भी है ना, अवामी सतह पे ज़ाहिर है कि वो फिर इस तरह के लोगों को वैसे ही नहीं होती। अवामी सतह पे तो ज़ाहिर है उनका वो मिजाज ही नहीं था, और उनके इतने इल्मी काम करने वाले अवाम के यहाँ उनको वैसे भी वो नहीं मिलती। लेकिन यानी जो हमारे दीनी मजहबी रिवायत से या मदारिस से, मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हों जो इस मौजू पे दिलचस्पी रखते, और जो हमारे यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए लोग जो इस मौजू, उनमें से कोई शख्स भी डॉक्टर साहब, अल्लामा साहब की कामों से और न सिर्फ ये है कि नावाकिफ़ नहीं बल्कि उससे मुस्तगनी भी नहीं हो सकता, बल्कि हमने कई जगहों पर बहुत सारे किताबों मक़ालात में इनके हवालाजात हमने पढ़े हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये बता देना, जब उनकी वफ़ात हुई तो उस वक़्त उनके जनाजा और उसमें लोग उनका क्या था, उनके शागिर्दान, ये थोड़ी सी कोई याददाश्त है? ये तो में बस फिर हम तो ख़त्म। जब उनका इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर है उसमें तमाम मकाते फ़िक्र के उलमाए कराम शरीक हुए थे, और बिनौरी टाउन जो हमारे जामे मदरसा है वहीं पर उनका जनाजा हुआ था। और जनाजा चूँकि मैंने ही पढ़ाया था और ये सादत मुझे मिली थी, और लेकिन उस वक्त भी कई लोगों का ख्याल था कि किसी बड़े आलिम से जो है वो जनाजा, यानी उस वक्त डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर और इस तरह के बड़े बड़े लोग काफ़ी बड़े हजरात उसमें मौजूद थे। आपने खुद ही? लेकिन उस वक्त नहीं, हमारे ख़ानदान में भी पहले ये एक मशवरा हुआ था, तो हमारे ख़ानदान में भी 2 राय पाई जाती थी अपने भाइयों में भी कि भाई वो किसी बड़े आलिम दीन को ये कहा जाए। तो उस वक्त मैंने फिर अपने वालिद साहब की एक बात उन सब तक मैंने पहुँचाई और नकल की कि हमारे वालिद साहब कहते थे कि मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त काफ़ी बड़े बड़े उलमाए कराम थे, लेकिन मैंने ही उनका जनाजा पढ़ाया था।
ये सोचकर कि मेरी वालदा ने मुझे कम से कम इतना तो काबिल बनाया है कि मैं उनका जनाजा पढ़ा सकूं। तो मुझे भी वो ये ज़िंदगी में कहते थे कि ये औलाद का हक़ है, और अगर औलाद कम से कम इस काबिल है कि वो जनाजा पढ़ा सकती है तो उसे पढ़ाना चाहिए। सही। चलो हमारे सार बेटे को भी नसीहत करेंगे, भाई इतना काबिल हो जाओ कि कल। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे काफ़ी टाइम वक्त दिया, बहुत शुक्रिया से बात हुई, उनके फ़िक्र नज़रियात और उन चीज़ों पे इंशाल्लाह, चूँकि ये बन नहीं रहा था मुझसे ना कि भाई ये सारी यादें और उनकी शख्सी सवानी पर ही ज़्यादा, तो इंशाल्लाह उस ऊपर फिर कभी तक नहीं। मैं इस पर भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, वालिद साहब का इंतकाल 1998 में हुआ, उसके बाद ज़ाहिर है कि मैंने फिर ये उनकी हालात ज़िंदगी पे किताब। अच्छा, ये आज मिल जाता है? ये नहीं है? नहीं, ये ख़त्म हो गई है। अच्छा। इसको दोबारा इंशाल्लाह इस पर कोशिश करते हैं कि मज़ामीन दोबारा किताबी सूरत में आ जाएँ। तो ये मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा ऐसा है कि मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कि चलें ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मगर मौलाना की ये जो इल्मी शख्सियत है उस पर कोई अगर नक़द करना चाहे तो हमें तो बहुत खुशी है, एतराज़ भी करे तो बहुत खुशी है, और हम उसको खुशी से वेलकम करते हैं। ज़ाहिर है कि हम दुनिया में आए सीखने के लिए, समझने के लिए, कोई हरफ आखिर नहीं है, कोई अक्ल कुल नहीं है। तो हमें सब एक दूसरे को समझना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, और मौलाना तासीन साहब का भी बुनियादी मौक़िफ़ यही था, और उनकी हमारे साथ जो तरबियत थी वो भी यही थी। सही थे। चलिए, थैंक यू साहब। इंशाल्लाह मिलते हैं आप दोस्तों के साथ फिर नए किसी प्रोग्राम के साथ।